Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सैम्पल पेपर्स रिलीज हो चुके हैं फॉर टर्म 1 और इंग्लिश का सैम्पल पेपर जो है वो डिवाइडेड है इनटू 3 सेक्शंस। वन कंप्राइजेज ऑफ द रीडिंग सेक्शन, वन द राइटिंग एंड ग्रामर टुगेदर एंड द थर्ड वन लिटरेचर सेक्शन, राइट। तो हम ऑलरेडी रीडिंग राइटिंग ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। अगर वो वीडियो चेक नहीं किया है, गो एंड चेक दैट आउट। अदरवाइज आप बोलोगे मैम बाकी का सैम्पल पेपर कहाँ है, मतलब इसमें सिर्फ आधे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। लिंक मिल जाएगी आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी आपको, अरे कहाँ है, मिल नहीं रही है, ठीक है। सो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन दैट एंड सी दैट वीडियो सो दैट आपको रीडिंग, जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं, जितने भी राइटिंग ग्रामर के क्वेश्चंस गिवन हैं आपके सैम्पल पेपर में, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट दैट विल बी क्लियर। एंड ऑल्सो उस पूरे वीडियो में आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट वेज किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। Now we are left with the remaining questions, the remaining 30 questions of the sample paper जो कि belong करते हैं to the literature section. So in today's video we will discuss the CBSE sample paper detailed solution for which section, for specifically literature solution. This is ओनली फॉर टर्म 1 बिकॉज टर्म 1 में ही आपको अभी तक MCQ का पैटर्न दिया हुआ है, राइट। और टर्म 2 का अभी तक सब्जेक्टिव है डिसाइडेड, बट वी डोंट नो कि MCQ भी हो सकता है या नहीं, डिपेंड्स ऑन दैट टाइम पीरियड ऑफ दैट ईयर कि भाई कैसी है सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंगली विल गेट टू नो। तो अभी उसके लिए वरी नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इज कि क्या आपको MCQ सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। If you have already seen all the videos of all the literature topics, जितने भी chapters, जितनी भी poems आ रही हैं in the term 1, I have already discussed each and every chapter and around 100, मतलब 100 questions तो हैं ही minimum. You also get more than 100 questions in certain chapters and poems if you want to like score the highest, if you want to score the full marks, definitely आप देख सकते हो उन videos को। You will get the link of the previous question paper, like the previous part of the question paper of the sample paper। वापस से बोल रही हूँ so that you don't feel कि भाई बाकी का question paper किधर गया। So we are going to begin with the next questions जो कि हैं based literature section पे। क्या instructions given है हम already discuss कर चुके थे, but again हम literature section के instructions देख लेंगे। You will get two kinds of question। Number 1 would be extract दिया हुआ है, extract में chapter का नाम भी दिया है, किसने लिखा है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम literature के questions discuss कर रहे थे, I have told you कि हो सकता है author का पूछा जाए, हो सकता है poet के बारे में पूछा जाए, हो सकता है नहीं पूछा जाए, है ना। So आपको यहाँ से तो clear हो गया कि अभी अगर इस ही sample paper का pattern को कोई फॉलो करेगा, यू विल नॉट गेट लाइक ऑथर या पोइट वाला क्वेश्चन। बट येस कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड नहीं है, लाइक यू डोंट गेट एन एक्सट्रैक्ट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस गिवन है। तो क्योंकि हम हर चैप्टर हर पोएम को विदाउट एंड विथ दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। विथ एक्सट्रैक्ट आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के नाम से टॉपिक मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, एंड विदाउट एक्सट्रैक्ट यू गेट द MCQs वीडियो जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी पूरी हो चुकी है हर चैप्टर हर पोएम की, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कितना आप उनको प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी दिख जाएगा, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट वैसे ही टाइप के क्वेश्चन गिवन है, वो कैप बेस्ड या आप क्या समझते हो, कौन सा कोट है एंड स्टफ लाइक दैट। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द जनरल इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज the literature section, and then we will jump into the extract and read the following questions। done? okay। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो लिटरेचर पे बेस्ड हैं, लाइक द पॉइंट नंबर 4, 5, 6 तो सभी के लिए हैं, ठीक है। सो जो 1 to 3 लाइक 1 to 3 पॉइंट्स जो थे दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पहले वाले वीडियो में, बिकॉज वो रीडिंग राइटिंग ग्रामर से रिलेटेड थे। अब लिटरेचर की अगर हम बात करें, यू गेट सेक्शन C एज द लिटरेचर सेक्शन, बिकॉज आपका राइटिंग ग्रामर तो कंबाइंड है सेक्शन B में। 30 क्वेश्चंस आपको गिवन है टोटल, बट आप 4 क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, यू विल गेट ओनली 26 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको आंसर कितने करने हैं, 26 क्वेश्चंस, यानी 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं कि भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ या मैं श्योर नहीं हूँ, आई विल अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जो पर्सनली आई हैव बीन थ्रू द सेम एक्सपीरियंस, है ना, आई हैव सीन सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि क्या सोचते हैं ना कि जो इजी क्वेश्चन है उसको आंसर नहीं करता हूँ, जो टफ क्वेश्चन उसको आंसर करता हूँ। इजी क्वेश्चन तो सभी करते होंगे भाई, कोई भी कितना भी करे मार्क्स तो उतने मिल रहे हैं ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि लिखा हुआ है ब्रैकेट में इफ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू गेट एन एक्स्ट्रा 1 मार्क, नो दैट इज नॉट देयर, राइट। सो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है, यू आर 110% श्योर, 150% श्योर फॉर दैट क्वेश्चन, देन ओनली गो फॉर दैट। तो 4 ऑप्शन या 4 क्वेश्चन वही छोड़ो जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है।
नाउ यू हैव 30 क्वेश्चन, सॉल्व करने हैं 26। सारे क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं, इट्स नॉट लाइक कि रीडिंग और लिटरेचर के मार्क्स अलग है, राइटिंग ग्रामर से नहीं, सभी के मार्क्स इक्वल हैं एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑब्वियसली। तो अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, यू गेट 0 फॉर दैट क्वेश्चन एंड इफ यू लीव अ क्वेश्चन अगेन यू गेट 0 फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर? ऑलराइट, तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शन छोड़ना नहीं है, ठीक है। रीड द इंस्ट्रक्शन, फिर आप जंप करो सीधे क्वेश्चन में। यू शुड नॉट डायरेक्टली पाउंस अपॉन द क्वेश्चन, अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, नहीं, यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। दिस सेक्शन हैज सब सेक्शंस, इस पूरे सेक्शन में सब यानी छोटे छोटे सेक्शंस हैं फ्रॉम 5th to 9th, ठीक है। तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो ये आपके सेक्शंस हैं इन लिटरेचर सेक्शन। तो सब सेक्शंस दिए हुए हैं, देयर आर अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस, पूरे सेक्शंस को मिलाकर जो है 5th to 9th 30 क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 26 फ्रॉम द सब सेक्शंस 5th to 9, यानी आपको ऐसा नहीं है कि 5th में से 2 करने हैं, 9th में से 3 करने हैं, ऐसा स्पेसिफिकली अलग अलग नहीं दिया हुआ है फॉर सब सेक्शन। 26 क्वेश्चन का जो ये रूल है या ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर पूरा सेक्शन, यानी सेक्शन सी में से 30 में से 26 आप कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या राइटिंग ग्रामर में आपको चॉइस दी हुई थी ना इंटरनल, यहाँ इंटरनल चॉइस नहीं है, यहाँ पर आपको टोटल 30 में से कोई भी 26 करने हैं, दैट्स इट। ओके, नाउ रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, पोएम भी दिया हुआ है स्टैंजा एंड यू हैव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम एंड देन आपको सारे चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट है। लाइक अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ के गए, अगर आप वेट कर रहे थे कि एक्सट्रैक्ट आएगा तो ही मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट पढ़ के ही तो करना है, नहीं, इसीलिए मैंने बिना एक्सट्रैक्ट के कराए हैं आपको एमसीक्यूज, बिकॉज आई न्यू कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही सकता है। इतना इजी कर दिया है पेपर, अब क्या करेंगे, मतलब आंसर भी साइड में लिख के तो देंगे नहीं कि स्क्रैच करो आंसर मिलेगा, राइट। सो दैट्स वाई आपको सबसे ज़्यादा एक तो खुश होने की बात यह है कि पेपर बहुत ही प्यारा है, बड़ा ईजी सा पेपर है और एक्सट्रैक्ट भी बड़े आसान है। लेट्स जस्ट रीड दी पहला एक्सट्रैक्ट, जो कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आई होप इतनी बार मैंने एक्सप्लेन किया है इट वुड बी ईजी फॉर यू नाउ। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthlers, the Yusuf Daroos, the Bram Fishers, etc. of our times. अब इन पे भी मैंने क्वेश्चन कराया था एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट में मेंशन भी किया था, लाइक मैम जो फर्स्ट पिक्चर है उसका ये नाम है, सेकंड का ये नाम है, सो दैट आपको ना कंफ्यूजन ना हो कि भाई इनके बारे में कुछ दिया तो नहीं है, बिकॉज आप डर जाते हो, आप क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही ना डर जाओ कि भैया इनके बारे में तो पढ़ के नहीं आया था। सो आई होप आपने एमसीक्यू का वीडियो देखा, बार बार इसलिए बोल रहे हो बिकॉज अगर वो वीडियो देख लोगे सारे चैप्टर्स के, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके बाद यू गेट एवरीथिंग इन दोज वीडियोज। क्लियर? तो यहाँ क्या दिया हुआ है, डेकेड्स, इतना समय तक जो ऑपरेशन का मतलब होता है जो दबा कर रखा था, जो फ्रीडम स्नैच कर ली थी, जो बुरी तरीके से ट्रीट करते थे लोगों को, तो उन ब्लैक की बात हो रही है, ठीक है। तो उनको जो बुरी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता था दैट इज ऑपरेशन। एंड ब्रूटैलिटी मतलब कठोर था, एक क्रूअलनेस, एक हार्शनेस, एक बहुत बुरा व्यवहार, दैट इज व्हाट इज ब्रूटैलिटी। हैड अनदर अनइंटेंडेड, जब कभी भी हम बोलते हैं कि ये इंटेंशनली है या ये इंटेंडेड था, इसका मतलब जानबूझ के, और अनइंटेंडेड मतलब आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, यू नेवर थॉट अबाउट इट, समथिंग जो खुद ब खुद हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ और करना चाह रहे थे, यू डिड समथिंग जो कि आप सोच समझ के कर रहे थे, जानबूझ के कर रहे थे, बट उसके बदले में कुछ ऐसा हो गया जो आपने कभी सोचा नहीं था, इट जस्ट हैपेंड, यू नेवर डिसाइडेड और प्लान्ड फॉर इट, उसे कहते हैं अनइंटेंडेड, यानी जो इंटेंशनली नहीं हुआ। और उसकी क्या हुआ, वो अनइंटेंडेड चीज़ जो सोची नहीं थी किसी ने, कि ऐसे जो लोग हैं जिनके नाम दिए हुए हैं वो उनका जन्म हुआ, जन्म इन द बर्थ नहीं, मतलब वो बाहर आए, ठीक है। द ब्रैम फिशर्स एंड ऑल ऑफ आवर टाइम्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है नेल्सन मंडेला जी की, राइट। तो वो बोल रहे हैं हमारे समय के ये जो महान लोग हैं वो उनका जन्म हुआ, लाइक दे डिड नॉट, नॉर्मल जन्म जो बर्थ की बात नहीं करें लिटरल वर्ड, मतलब ये लोग आगे आए टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, क्या हैं वो लोग, वो हैं मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाइक हिम्मत होना और एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत होना इज डिफरेंट। अगर आप में करेज है कि आप कोई इंसेक्ट आ रहा है आप उसको उठा के रख सकते हो बाहर, या आप डॉग्स के साथ प्यार से आप उनको पैट कर सकते हो, कुछ लोग डरते हैं उससे भी, या आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ से, दैट इज करेज। बट अगर आप अपनी लाइफ की परवाह किए बिना किसी की लाइफ सेव कर सकते हो, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, राइट, जो कि हर किसी में नहीं होता। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था किसमें, इन लोगों में। विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, सो दे हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, दे हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम, ठीक है, सोच समझ की जो शक्ति होती है दैट, एंड जेनरोसिटी यानी गिविंग नेचर। जेनरस का मतलब होता है जो बहुत
लोग होते हैं जो बड़े दयालु होते हैं, जो अपनी लाइफ की परवाह नहीं करेंगे, दे विल थिंक अबाउट अदर पीपल पहले, अपनी लाइफ के पहले, दैट इज व्हाट इज जेनरोसिटी. सो दीज पीपल हैड दीज 3 क्वालिटीज एंड इनके जैसे उसके बाद कभी भी कोई लोग जाने नहीं जाएंगे. लाइक ऐसे लोग आज भी आपको कहाँ पे दिखेंगे, लाइक वेरी फ्यू, है ना. सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट. आई होप इट्स ऑल क्लियर. Next part of the extract is perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. क्या दिया हुआ है कि ये जो height of character, height मतलब एक ऊंचाई, है ना. कैरेक्टर मतलब देखो, अगर हम किसी का बोल रहे हैं कि यू हैव अ गुड कैरेक्टर, इसका मतलब यू हैव एवरीथिंग लाइक गुड क्वालिटीज इन यू. आप काइंड हो, आप रिस्पेक्टफुल हो, आपको प्यार से बात करना आती है लोगों से, यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यू ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग. आप जब भी कहीं जाते हो आप हंसाते हो लोगों को, पीपल फील वेरी हैप्पी कि अरे वाह ये पर्सन आ गया. होते हैं ना कुछ लोग जिनको हम कहते हैं लाइक द स्टार ऑफ द पार्टी या जेम ऑफ द पार्टी, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं. लाइक बोलते हैं पार्टी की एक एक स्ट्रेंथ है कोई पर्सन, तो वो पर्सन होता है, जैसे ही वो एंटर करता है सब खुश हो जाते हैं, अरे वाह पर्सन आ गया. सो दैट इज समथिंग, जो ये डिफरेंट क्वालिटीज है उनको कैरेक्टर कहते हैं. बट यहाँ पे बात हो रही है और भी डिटेल में, दैट इज द पर्सन जो अपनी लाइफ की परवाह न किए बिना दूसरों की लाइफ की सोच रहा है. लाइक जो लोग फ्री नहीं है उनको फ्री कराने की सोच रहा है ना. किसी सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की करेज है, किसी में झूठ के खिलाफ, गलत के खिलाफ खड़े होने की ताकत है. दैट इज व्हाट इज हाइट ऑफ कैरेक्टर. कैसे आती है? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन से, मतलब जितना गहरा किसी को परेशान किया जा सकता है. ऑपरेशन मतलब दबा कर रखना, फ्रीडम स्नैच कर लेना, उससे उतना ही इंसान जो है अच्छा उभरता है. दैट इज व्हाट इज मेंट इन दिस लाइन. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. My कौन है? नेल्सन मंडेला, राइट. वो कहते हैं मेरी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, किसमें? मिनरल्स में, जेम्स में, जो कि कहाँ प्रेजेंट हैं? सॉइल के नीचे, है ना. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. अब इस चीज़ पे हम 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं. लाइक मैंने मैच द कॉलम का क्वेश्चन कराया था जितना मुझे याद है. आई हैव ऑलरेडी गिवन लाइक ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस, सो दैट आपको क्लियर हो कि डायमंड से किससे कंपेयर किया है नेल्सन मंडेला ने. तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मेरी कंट्री भली बहुत रिच है मिनरल्स और जेम्स में, बट उसकी असली जो एक वेल्थ है, जो असली एक कमाई है, वो क्या है? उसके लोग, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा फाइन और ट्रू हैं, सच्चे हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. और नेल्सन मंडेला बोलते हैं ये जो फाइटर्स थे जिन्होंने फाइट किया सिस्टम के खिलाफ, कौन सा सिस्टम? अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, उन लोगों ने ही मुझे सिखाया है कि रियल मीनिंग क्या होता है करेज का. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. और फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैंने बहुत देखा है, लाइक टाइम एंड अगेन, बार बार मैंने देखा है बहुत से लोग, लाइक मेन वुमेन बोथ द मेल एंड द फीमेल जेंडर्स, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. एक आइडिया कि नहीं ये सिस्टम को अबॉलिश करना है, उस किस चीज़ के लिए सबने अपनी लाइफ दे दी, दे गेव अप देयर लाइव्स, उसकी परवाह नहीं की. दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज. आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया है. दिया हुआ है फ्रॉम नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्री. डन. ओके, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन यानी 31st क्वेश्चन ऑफ द लिटरेचर सेक्शन इज व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यानी क्या चीज़ थी जो प्लान नहीं की गई थी और वो हो गई, लाइक इट वॉज अनइंटेंशनल. It made the people indifferent to injustice. It made the people reject oppression. It influenced a generation to fight against injustice. It made people accept their oppression. तो देखो, unintended मतलब जो सोचा नहीं था, है ना. तो अगर ये चीज़ सोची हुई होती तो कभी भी ऑपरेशन होता ही नहीं, दबाते ही नहीं वाइट्स ब्लैक्स को, है ना. और अनइंटेंडेड क्या था? उनको क्या लग रहा था, इन लोग को हम जितना दबाएंगे वो वैसे ही फॉलो करेंगे, गुलाम बन के रहेंगे, स्लेव्स बन के रहेंगे, उनको हम परेशान करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड दिस इज हाउ दे विल फील गुड. बट इसका उल्टा जो चीज़ था कि लोग आके फाइट करेंगे उसके अगेंस्ट, ऐसे भी लोग होंगे जो डरेंगे नहीं अपनी लाइफ से, लाइफ को गिव अप करने में. दैट वॉज समथिंग जो उन्होंने सोचा नहीं होगा. करेक्ट. और वही है अनइंटेंडेड इफेक्ट. इट इन्फ्लुएंस्ड द जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. कि एक पूरी जो जनरेशन थी वो लोग खड़े हो गए कि इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे. सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी. दिस वॉज द अनइंटेंडेड इफेक्ट. तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. एक तो देखो एक्सट्रैक्ट में डायरेक्ट भी दिया हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ पे अगर अपना कॉमन सेंस यूज करें तो बाकी 3 चीजें क्या अनइंटेंडेड है? नहीं. थर्ड वाली है अनइंटेंडेड, राइट. ओके. Next one is the 32nd question, which says men of such extraordinary courage refers to the people who plan. यानी extraordinary courage किस चीज के लिए बोला है वो आपको ऑप्शन में से चूज करना है.
Men of such extraordinary courage refers to the people who liberated एंड अबॉलिश्ड द अपार्थाइड सिस्टम। देखो, जिसने अबॉलिश किया या जिसने लिबरेट किया वो तो नेल्सन मंडेला खुद थे, है ना। बाकी जिन लोगों का नाम उन्होंने मेंशन किया है अभी, वो सब लोग तो इसके खिलाफ लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई। दे गेव अप देयर लाइव्स, वो लिबरेट नहीं कर पाए थे, ठीक है, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट इट। फिर इनको देख देख के और लोग, नेल्सन मंडेला बड़े हुए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी ज्वाइन किया पार्टी को, एनसी पार्टी को, एंड देन फाइनली ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द सिस्टम, और फिर वो भी लिबरेट करने में कामयाब रहे, राइट। बट ये जो चीज है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, वो उन लोगों के लिए नहीं बोला है, इन लोगों के लिए बोला है जिन्होंने स्टार्ट किया टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। बी इज यूज देयर रिसोर्सेज टू स्प्रेड अवेयरनेस। काय के रिसोर्सेज, मतलब दे वर ऑप्रेस्ड, है ना, उनके पास कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं। इफ दे वुड हैव गॉट द रिसोर्सेज, कुछ भी तरीके होते उनके पास, वो पैसा हो या कोई भी रिसोर्स हो, तो वो क्या यहाँ पे रुकते, लाइक दे वुड हैव डन समथिंग जिसकी वजह से अगर अवेयरनेस भी फैला लेते वो, तो कुछ तो होता, है ना। वाइट्स को इतना टाइम तक रूल करने को टाइम नहीं मिलता, बट ये चीज नहीं हो पाई बिकॉज दे हैड नो रिसोर्सेज। थर्ड इज फॉट फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम, अपनी कंट्री के लिए लड़े वो, और अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए लड़े वो, ओके, ठीक है, राइट। डेमोन्स्ट्रेटेड अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम। अब देखो, डी भी सही है ना, कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखा दी या लगा दी कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ सकते हैं। अब देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, हिम्मत की बात क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा दो ना कि आप लड़ सकते हो किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। तो ये स्ट्रेंथ, करेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ इसमें आपको बताया गया है। तो इस सैम्पल पेपर में ना कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो ऐसे दिए हुए हैं, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है। लाइक ऐसा होता है ना कि हम कोई बात ऐसी करते हैं, मतलब इन द एयर वी टॉक अबाउट समथिंग, हवा में बात करना, तो वो वाले ऑप्शंस आप चूज नहीं कर सकते हो बिकॉज यू डोंट नो उनके बारे में, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी जो है, दिस इज राइट, बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। वॉट इट इज एक्सप्लेनिंग, इट इज एक्सप्लेनिंग नॉर्मल चीज कि हाँ भाई फाइट किया कंट्री के खिलाफ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज मतलब सामने आए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई कि नहीं हम लड़ेंगे। सो दैट इज व्हाट इज ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर क्या हो जाता है, डी। डेमोन्स्ट्रेटेड अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम इज समथिंग जो एक्सप्लेन करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज को। डन, ओके। नेक्स्ट इज द 33rd क्वेश्चन विच सेज नेल्सन मंडेला कंपेयर्स टू डायमंड्स। बड़ा आसान है ना, अपने लोगों को, लाइक द कंट्रीमैन। सो हिज कंट्रीमैन, पेट्रियट्स, वाइस मैन, द ऑप्रेस्ड। अब आपको ना सब लगेगा, हाँ भाई पेट्रियट्स ऑब्वियसली देशभक्त, देन द ऑप्रेस्ड ऑब्वियसली वो ऑप्रेस्ड थे, वाइस मैन क्योंकि विजडम की बात की गई है, नहीं, उन्होंने क्या बोला है डायरेक्ट कि उनके लोग, द पीपल, और पीपल को क्या बोलोगे, कंट्रीमैन, है ना। सो हिज कंट्रीमैन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए को उन्होंने कंपेयर किया है डायमंड से। डन, ओके। Next is when Nelson Mandela says, I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they are. अब जब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं ना कि मैंने देखा है लोगों को अपनी लाइफ देते हुए, लाइक उन्होंने अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की, बिकॉज दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट दिस अपार्थाइड सिस्टम, दैट इज फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, कंट्री मैन, है ना। तो वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे कि ही मीन्स दैट दे आर। तो इससे क्या प्रूफ होता है, उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की, तो वो लोग क्या थे, दे वर स्टबन, जिद्दी थे, दे वर कमिटेड, वो पूरी तरीके से उन्होंने उछावर हो गए थे, दैट इज व्हाट इज कमिटेड कि नहीं हमें फाइट करना है, दे वर इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा समझदार थे, या दे वर प्राउड, दे वर लाइक ओह आई कैन ओनली डू इट, सी हम अपनी लाइफ दे सकते हैं। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ समबडी इज लाइक बोल सकते हैं जो बिल्कुल हिल नहीं रहा है अपने पॉइंट से, है ना, कि नहीं ठान लिया तो ठान लिया, पत्थर पे लकीर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। सो दिस इज व्हाट इज शोन इन दिस, लाइक उन्होंने अपनी लाइफ भी परवाह नहीं की, दैट दे हैव टू गिव देयर लाइफ, किसके लिए, बाकी लोगों के फ्रीडम के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन बी कमिटेड जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये जो लोग थे दैट दे गेव फॉर एन आइडिया देयर लाइफ, दैट मीन्स दे वर कमिटेड, लाइक आई हैव टू गेट द फ्रीडम फॉर माई कंट्री। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने कितने सॉल्व किए, राइट, मतलब हर दूसरे चैप्टर या दूसरी पोएम में वी हैव डिस्कस ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी सीबीएसई ने इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। सो यहाँ पर आपको एक क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड करना होता है ना कि ये जो दो वर्ड्स हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है, देन हम यहाँ पे वो रिलेशन को अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी द ऑप्शन। क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट में से ही वर्ड चाहिए। अब तो आई थिंक सारे ही वर्ड्स आपको, हाँ सारी वर्ड्स आपको एक्सट्रैक्ट में गिवन है। हो सकता है आपके लिए ये भी हेल्प हो जाए कि एक्सट्रैक्ट में इनमें से कोई वर्ड ना हो तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, बट अभी के लिए चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। डेप्थ इज टू हाइट इज प्रोपोर्शनेट टू कंपैशन इज टू व्हाट। तो डेप्थ और हाइट में क्या रिलेशन है, डेप्थ मतलब गहराई, हाइट मतलब ऊंचाई, यानी देखो ऑपोजिट जा रहा है ना। वैसे ही कंपैशन यानी किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए अच्छा करना, दैट इज कंपैशन, है ना। आप कंपैशनेट हो, आप बुरा नहीं करते हो किसी के लिए, आप बड़े प्यार से रहते हो, सबसे काइंड।
उसका क्या होना चाहिए आपको, ऑपोजिट चाहिए, है ना। सो कंपैशन विजडम, कंपैशन ऑपरेशन, स्ट्रगल करेज, ऑब्वियसली ऑपरेशन, है ना। कंपैशन बड़े प्यार से रखना, ऑपरेशन इज दबा के रखना, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना। सो सीधे सीधे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ डेप्थ इज टू हाइट इज सेम एज कंपैशन इज टू ऑपरेशन। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। आई डोंट थिंक अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें आपको थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा कि भाई क्या आएगा इसमें। दे वर सो ईजी, आई होप। बट येस, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं ऑफ द चैप्टर, हैव नॉट अंडरस्टूड ऑलरेडी द मीनिंग, देन थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है कि ये डिफिकल्ट है। बट येस, इफ यू हैव सॉल्व ऑल द 100 और 100+ क्वेश्चंस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सेपरेट वीडियोज, देन फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की, विच इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब एन फ्रैंक डायरी एंट्री कर रही हैं, राइट। तो वो अपनी फैमिली के बारे में लिखती हैं कि भाई उनकी फैमिली है, बहुत सारे आंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टफ लाइक दैट। फिर वो बोलती हैं कि मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए अपने बात को, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिलीव करेगा कि एक 13 साल की बच्ची अकेली है। मतलब अगर किसी के पास फैमिली है, घर है, भाई बहन है या फ्रेंड्स हैं, तो वो अकेला कैसे हुआ, राइट। तो वो सोचती है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि एक 13 ईयर की बच्ची अकेली हो सकती है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं, आई एम नॉट अलोन, कि मतलब मेरे पास कोई है ही नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, माई मॉम डैड, एंड ऑल्सो मेरी एक एल्डर सिस्टर है ना। 16 ईयर की सिस्टर थी, 3 साल का डिफरेंस है। कौन थी वो? मार्गॉट फ्रैंक। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, एंड अराउंड 30 लोग हैं जिनको वो फ्रेंड्स बोल सकती हैं। बट फिर भी वो बोल रही हैं क्या कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ना, अभी आप किसी बच्चे को देखो, उसके पास पेरेंट्स हैं, घर है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, देन आपको लगता है कि हाँ बच्ची भी नॉर्मल है, तो आप क्या ये बोलोगे वो अकेली है? नहीं। बट यू डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सेम थिंग हैपेंड विद एन फ्रैंक। शी हैड अ लविंग फैमिली, शी हैड अ सिस्टर, शी हैड अराउंड 30 people जिन्हें वो फ्रेंड्स बोल सकती थी। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। वो बोल रही बिल्कुल मेरी फैमिली, एक परिवार है, एक अच्छा घर है, और मेरे पास लविंग आंट्स भी हैं, यानी कि मे भी चाची या मासी जिनकी भी बात कर रहे हैं, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। तो बोलती हैं कि ऊपरी तौर पे तो दिख रहा है, सर्फेस पे जैसे सब बाहरी तौर पे देख सकते हैं कि इनके पास सब कुछ है, फैमिली, घर, लविंग पीपल, लविंग फैमिली हो, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, राइट। सो दैट इज समथिंग जो वो बोल रही है कि सरफेस पे, ऊपरी तौर पे तो सब दिखता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बट मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है, लाइक somebody जिससे वो हर बात शेयर कर पाए। सो वही वो चीज़ बोल रही हैं कि कोई भी देखेगा लाइक ऑन द सर्फेस, बाहरी तौर पे, तो उसको तो यही लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, बट वो थोड़ी बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड है। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। क्यों? बिकॉज शी हैज़ नो ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और उनके हिसाब से फ्रेंड्स के बारे में अगर हम कभी भी सोचते हैं, लाइक अगर अभी आपको कोई बोलेगा कि अपने दोस्तों के बारे में सोचो, लाइक यू गेट एन आवर टू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में क्या आएगा कि बोर हो जाओगे? नहीं, दोस्तों के साथ कौन बोर होता है, राइट। तो वही चीज़ है, बोर हो रहे हो तो दोस्ती नहीं है। सो यहाँ पे वही चीज़ है कि एन फ्रैंक का भी यही मानना है कि जब भी वो फ्रेंड्स के बारे में सोचती हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, दैट शी हैज़ अ गुड टाइम। मतलब वो एक अच्छा टाइम, फनी, एक चिल टाइप का, एंटरटेनिंग टाइप का टाइम स्पेंड कर रही है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। और एन फ्रैंक बोलती हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है बात करने के लिए, बल्कि मैं नॉर्मल जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं घर की, लाइफ की, मैं उसी के बारे में बात कर पाऊंगी। यानी शी हैज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन हर लाइफ। कुछ लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं उनके पास इंटरेस्टिंग जो वो किसी को बताएंगी तो किसी को अच्छा लगेगा, कोई इंटरेस्टेड होगा सुनने में। एंड दैट्स वाई शी इज राइटिंग एवरीथिंग किसमें? डायरी में। क्लियर? तो ये आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में छोटू सा एक्सट्रैक्ट दिया है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, आई होप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है, इट सेज व्हाई डज एन फील द फॉलोइंग। ऐसा क्या है जो एन ऐसा बोलती हैं? नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। मतलब उनको ऐसा क्यों लगता है कि कोई बिलीव क्यों नहीं करेगा? उन्होंने खुद ही तो बताया है, क्योंकि उनके पास फैमिली है, उनके पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक सिस्टर है, लविंग आंट्स हैं, सब कुछ तो है उनके पास, है ना। तो कोई भी देखेगा ऑन द सरफेस, ऊपरी तौर पे, तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये लड़की अकेली है। सो पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली। ऑब्वियसली फैमिली वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। पीपल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लोनलीनेस। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेग, हम इसको बोल नहीं सकते। दिस इज नॉट समथिंग जो कि एक्सप्लेन हो रहा है कि लोग जो हैं लोनलीनेस के आइडिया को, अकेलेपन के आइडिया को रिजेक्ट ही कर देते हैं, मतलब क्या कुछ नहीं होता ये सब, ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना। मे बी दिस इज द थिंग, मे बी इट इज नॉट। तो यू कांट से दिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एटलीस्ट। थर्ड इज शी हैड सेवरल फ्रेंड्स। यस, शी हैड फ्रेंड्स, 30 जिनको वो फ्रेंड्स बोल सकती थी। सो ये भी सही है। शी हैड अ चेयरफुल पर्सनैलिटी। यस, शी वॉज गुड। अगर आपको लग रहा है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जस्ट कीप इट, ठीक है, क्योंकि आप
यस शी वॉज गुड, है ना, शी सेज कि हाँ मेरे पास अच्छी फैमिली, तो शी हैड लाइक अ हैप्पी पर्सनैलिटी, तभी तो सरफेस पे सबको लगेगा कि उसके पास सब कुछ है. हर लाइफ वॉज कंफर्टेबल, हाउ कैन हर लाइफ बी कंफर्टेबल, बिकॉज इतना सब कुछ हो रहा है, लाइक दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली एंड स्टफ लाइक दैट, तो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते कि उनकी लाइफ कंफर्टेबल थी. सो पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली एंड पीपल न्यू दैट शी हैड फ्रेंड्स एंड शी हैड अ चीयरफुल पर्सनैलिटी. तो हमको 1, 3 तो चाहिए ही चाहिए, है ना, बाकी हम देख लेते हैं. अगर 1, 3, 4 होगा तो भी ग्रेट है, अगर नहीं भी होगा तो लेट्स जस्ट ऑप्ट फॉर 1, 3. लेट्स जस्ट सी दी ऑप्शंस. क्या दिया हुआ है, 1 किस किस में दिया हुआ है, ए बी में. यू हैव 1, 5, यू हैव 1, 3, 4. यस, मतलब आपका 4th वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हम एलिमिनेट कर चुके हैं, राइट. और नहीं भी किया हो तो आपको ये तो पता ही है ना, 3 तो चाहिए ही चाहिए. सो 1, 3, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 3, 4 आर द करेक्ट वंस. तो आपको ना खुद ही एग्जामिनर मदद कर देते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन देंगे जो आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, और वो आपको 2 या 3 ऑप्शन में मिल जाता है, यू कैन इजीली एलिमिनेट इट. जैसे आपके पास 1 पक्का था आपका, शी हैड अ फैमिली, सी और डी में 1 है ही नहीं तो हटा दो उसको. देन ए और बी में 1 तो है बट 5 तो हमें चाहिए ही नहीं, हम बोल ही नहीं सकते. चलो 5 बोल भी दें तो 3 और 4 तो हमको चाहिए ना. तो यस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. डन, ओके. Next is the 37th question which says select the most appropriate option for 1 and 2. अब देखो ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपके लिटरेचर पोर्शन में भी मिल रहे हैं. अब इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं. इसके लिए सेपरेट प्रैक्टिस चाहिए क्या, नो क्यों, क्योंकि आपको पढ़ते से ही समझ जाता है ना कि कोई ट्रू है कि फॉल्स है, कोई किसी चीज़ को यू नो एक्सप्लेन कर रहा है या उसके मीनिंग को एलैबोरेट कर रहा है और समझा रहा है. अब ये चीज़ आप पढ़ के ही समझ सकते हो. तो कभी भी कोई भी ऐसा पैटर्न या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है कि नया है या हमने कभी ऐसा नहीं सुना है, हमने प्रैक्टिस नहीं की है, डरना नहीं है आपको. आप उसको पढ़ो, समझो एंड देन जंप टू दी ऑप्शंस कि कौन सा अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है एंड देन गो फॉर दैट. ठीक है, तो यहाँ आपको 1 और 2 जो दिया है वो आपकी बुक में से दिया है, आपके एक्सट्रैक्ट में से दिया है, समझ आता है उसको क्योंकि हम समझ के गए हैं, पढ़ के गए हैं. तो फिर कोई भी ऑप्शन दे दो, आई एम रेडी विद इट. रही बात वो कैब वाले पार्ट की, तो भाई वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, मतलब एटलीस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए, अदरवाइज वो कैसे करोगे, है ना. सो इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस वो कैब वाले क्वेश्चन तो अभी के लिए तो प्रॉब्लमैटिक है ही, साथ ही साथ इंग्लिश इंप्रूव कैसे करोगे. जितने ज़्यादा वर्ड्स आएंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा आपको इंग्लिश पढ़ने सीखने में, राइट. तो पहला जो सेंटेंस है दैट सेज ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. भाई ऊपरी तौर पे, बाहरी तौर पे तो यही लगता है कि मेरे पास सब कुछ है ना, बट मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है. लाइक एन हैड एवरीथिंग इन हर लाइफ बट एक ट्रू, एक सच्चा दोस्त नहीं था. सच्चा दोस्त मतलब जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकती हो, जो उसका ध्यान से बात सुने, जो इंटरप्ट ना करे, जो ये ना बोले कि एंड प्लीज हाँ यू आर साउंडिंग वेरी बोरिंग, डोंट टॉक लाइक दिस, ऐसे नहीं बोले, जो है ना, जो ऐसा हो कि कम ऑन ठीक है शेयर इट, बोलो, आई वुड लिसन टू इट, आई वुड नॉट जज यू, आई वुड नॉट इंटरप्ट. वो था एक ट्रू फ्रेंड या थी एक ट्रू फ्रेंड फॉर एन फ्रैंक. ठीक है, तो वो चीज़ हम समझ गए कि ऊपरी तौर पर लग रहा है सब कुछ है बट एक ट्रू फ्रेंड नहीं है. एंड डजंट ट्रूली कनेक्ट विथ एनी वन, एंड जो है वो किसी से इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती है, लाइक शी डज नॉट ट्रूली कनेक्ट विथ एनी वन. ओके ठीक है, सेकंड क्या सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज एन ने आगे चैप्टर में भी बोला है, चैप्टर पढ़ के गए हो तो क्लियर होगा आपको कि मे बी इट्स माई फॉल्ट. एंड ऑल्सो 30 पीपल आर देयर जिनको वो अपने फ्रेंड्स बोल सकती है, फिर भी एक ट्रू फ्रेंड नहीं, इसका मतलब मे बी वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है ना. 30 के 30 तो होंगे नहीं जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मे बी शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट. तो 2 भी सही है, 1 भी सही है, समझ आ रहा है. अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है. 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 2 इज नॉट फॉल्स, तो ऑप्शन ए गलत है. 2 इज द ऑपोजिट ऑफ 1, कैसे हुआ ऑपोजिट, बल्कि सही है ना. कांट कनेक्ट सो डोंट हैव अ ट्रू फ्रेंड. ठीक है, तो 2 भी गलत है, मतलब बी ऑप्शन भी गलत है. सी बोलता है 1 फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 2. अब आपको फर्दर का मतलब नहीं पता, लीव इट, डी पढ़ लेते हैं. बोथ 1 and 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. एक्सट्रैक्ट में से आप बोल ही नहीं सकते इन दोनों चीज़ों को. इन्फर्ड मतलब आप ये चीज़ें 100% बोल ही नहीं सकते. अरे भाई ए तो दिया ही एक्सट्रैक्ट में से है, सो यू नो इट. 2 के बारे में फिर भी लिखा होता तो हमको लगता, बट बोथ दिया है, तो ऑप्शन डी भी गलत है. यानी सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर मिल गया आपको. अब आपको मीनिंग नहीं भी पता था तो भी आपका काम हो गया. बट मीनिंग क्या होता है, फर्दर का इलैबोरेट करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना. तो 1 जो है वो 2 को और एक्सप्लेन कर रहा है. एंड जो है वो किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती थी. ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करो. कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि एन के पास सब कुछ था बट उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था. तो क्या 1 2 को और एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका परफेक्ट एंड राइट आंसर होगा. तो इतने इजीली तक काम होकर शांत होकर सोचो क्वेश्चन के बारे में, आंसर मिलेगा. ऐसे सोचोगे अरे बाप रे
ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, क्या मतलब है इसका, क्या है भाई ऑपोजिट ऑपोजिट, रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, 1 is true 2 is false, क्या 2 false है, नहीं भाई सही है, हमें पता है, चैप्टर में आगे पढ़ा भी, एन ने खुद बोला 2 is opposite, कैसे हो गया ऑपोजिट, सेम तो है, ऐसे करके लड़ो ऑप्शन के साथ, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई एन्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। पूरे एक्सट्रैक्ट में एन की टोन कैसी लग रही है आपको, मतलब जो भी बातें उन्होंने की हैं, शी इज रेस्टलेस, शी इज लाइक शी कांट वेट, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, शी कांट वेट, शी इज लाइक उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, तो रेस्टलेस नहीं है। सेकेंड डिससैटिस्फाइड, यस शी इज नॉट सैटिस्फाइड, शी इज लाइक सब कुछ है बट एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो शी इज नॉट हैप्पी। शी इज स्कैर्ड, नहीं इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि वो डरी हुई हैं। शी इज हर्ट, उनको बहुत दर्द है, बहुत दुख है, उनको बहुत बुरा लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है उनकी जिससे उनको बुरा लगा, उस एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो पूरे एक्सट्रैक्ट में शी इज नॉट सैटिस्फाइड, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, डिससैटिस्फाइड। इतना ईजी क्वेश्चन है, डन, ओके। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम। अगर आपने, अगेन मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट कि आपके 40 आउट ऑफ 40 आए। सो जब हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, कई कबार मैंने आपको बोला है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द सेम मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, या कौन सा स्टूडेंट है जो सेम है एन की तरह इस पर्टिकुलर लाइन में, या नेल्सन मंडेला की तरह सेम सोचता है, यही टाइप के क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपको बस मीनिंग आना चाहिए क्वेश्चन का, एंड देन आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बोला है कौन सा वाला ऑप्शन है जो हैविंग अ गुड टाइम को एक्सप्लेन करता है। तो हैविंग अ गुड टाइम मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, अभी भी मैंने समझाया, मतलब एक फन, एक चिल, एक एंटरटेनिंग टाइम जो होता है ना, दोस्तों के साथ सोचना नहीं पड़ता, मस्ती मजाक करते हो, दैट इज गुड टाइम। कौन सा वाला ऑप्शन है जो गुड टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है? नंबर 1, he is out for a picnic with his friends and they are laughing and singing together। तो जो ही है वो पिकनिक पे गया हुआ है अपने दोस्तों के साथ, वो लोग गा रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो they are having a good time, yes। तो ये A तो बिल्कुल सही है। B, he is studying hard for the periodic test the following day to improve his scores। बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हो, क्या, क्योंकि अगले दिन फॉलोइंग डे में जब जो नेक्स्ट डे आने वाला है उस दिन पीरियोडिक टेस्ट है, किसी का यूनिट टेस्ट है, तो वो चाहते हैं कि उसमें अच्छा स्कोर करें इस बार, तो बहुत मेहनत करें, ये गुड टाइम है, मेहनत करें। मतलब उसको अगर कोई बोल दे बेटा कल नहीं है, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो वो थोड़ा रिलैक्स कर लेगा। तो दिस इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम जो एन बोलना चाह रही हैं। थर्ड इज ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज फादर टू परचेज द लेटेस्ट वीडियो गेम्स फॉर हिम। मतलब ये जो ही है वो अपने पापा को बोल रहा है पापा प्लीज वीडियो गेम लेके दे दो। तो वो जो चल रहा है वो बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है, ही इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम कि उसको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है या कन्विंस करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ही जस्ट रेस्क्यूड एन इंजर्ड पपी एंड ही स्टैंडिंग टू इट्स वुंड्स। तो अभी अभी उसने एक इंजर्ड पपी, एक पपी है क्यूटी, ठीक है, उसको ना चोट लग गई है, उसने अभी उसको रेस्क्यू किया है, बचाया, और वो उसको ठीक कर रहा है, लाइक मलहम पे दवाई लगा रहा है। दिस इज गुड थिंग, बट एन का जो गुड टाइम है विच इज enjoying with the friends, तो ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट है। मतलब देख के ऐसा लग रहा था अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, बट जब पढ़ा तो इतना आसान है ना। तो ये है, एग्जामिनर नहीं करते हैं ऐसा कुछ भी जो आप टेंशन में आ जाओ, दे वांट कि आपने जो पढ़ा है क्या वो ढंग से पढ़ा है, आर यू नो nervous or you know what exactly exam is and how to deal with exam pressure। so option 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए is such a good question, done, okay। नेक्स्ट आ जाते हैं 40th क्वेश्चन पे, विच सेज व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एन व्हेन शी सेज द फॉलोइंग। हमें इन लाइंस में से एन के बारे में क्या पता चलता है? आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मेरे पास कुछ भी ऐसा खास नहीं है बताने के लिए, बस मैं ऐसे नॉर्मल एवरीडे ऑर्डिनरी चीज़ों की बात करूँगी, लाइक आम चीज़ें जो मे बी इंटरेस्टिंग भी ना हो, मे बी आपको मज़न भी ना आए, यही बोलना चाह रही होंगी वो, राइट। चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग टू आंसर, मतलब एक ही ऑप्शन है जो सही है। शी इज प्राउड ऑफ हर वेज, इज शी प्राउड? शी इज लाइक कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो वो प्राउड थोड़ी फील करेंगे। इफ देखो अगर आपके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर किसी ने बोला कि चलो अपनी स्टोरी कौन सुनाएगा, यू विल बी लाइक आई विल टेल यू एंड आई एम डैम श्योर तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा, मतलब आई हैव अ गुड चिल लाइफ, तो वहां पर यू आर प्राउड ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर एंड शी इज लाइक कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। सेकेंड, शी इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक कॉन्वर्जेशंस, लाइक शी इज लाइक कि मैं कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना है, स्ट्राइक करने में स्ट्रगल कर रही हूँ, देयर इज नो कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन, शी इज नॉट स्ट्रगलिंग, लिख रही है वो। और आगे जाके जो इंसिडेंट बताया था टीचर से रिलेटेड या जो कुछ भी हुआ था, द एसे एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें भी बताई गई हैं। सो शी वॉज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक कॉन्वर्जेशन, ये इस लाइन से प्रूफ नहीं हो रहा है। शी इज अनश्योर ऑफ हर ऑन थॉट्स, शी इज लाइक नॉट श्योर कि वो जो सोच रही है वो सही है कि नहीं। शी नोज वॉट शी इज राइटिंग, शी इज टेलिंग कि मेरा कुछ भी खास नहीं है टॉपिक मेरे पास। शी इज अनेबल टू हैव अ सैटिस्फाइंग कॉन्वर्जेशन, येस सैटिस्फाइंग कॉन्वर्जेशन नहीं होगा। शी इज लाइक मेरे पास कुछ खास है ही नहीं बात करने का, खास नहीं होगा तो सामने वाला खुश नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा कि क्या बोला, मतलब इतना अनइंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। दैट्स वाई द करेक्ट मीनिंग इज डी, शी इज अनेबल टू हैव अ सैटिस्फाइंग
कॉन्वर्जेशन। तो आपको ना सिर्फ पढ़ना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चलो मैं एन हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ खास है नहीं बात करने के लिए, मैं नॉर्मल बात ही करूंगा दिन की, तो आप खुश होकर बोलोगे मेरे पास कुछ खास नहीं है, नहीं। तो यहाँ शी इज प्राउड, यू आर प्राउड, नो यू आर नॉट फीलिंग प्राउड दैट टाइम। फिर आप बोल रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करो, नहीं मैंने क्या स्टार्ट तो किया कॉन्वर्जेशन, उसमें स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास कुछ खास बताने के लिए नहीं है। शी इज अनश्योर ऑफ हर ओन थॉट्स, नहीं आई एम श्योर, तभी तो मैंने बता दिया आपको, मैं श्योर हूँ मैं जो बोल रही हूँ कि हाँ मेरे पास कुछ खास है ही नहीं बात करने के लिए। एंड देन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर डी, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसा खास नहीं है, तो मेरे पास ऐसा सैटिस्फाइंग कॉन्वर्जेशन नहीं होगा। डन, ओके। नेक्स्ट इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई होप अभी तक के क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, है ना, कि आपको बस पढ़ना है, समझना है, यू नीड टू टिक द आंसर। ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस है या समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी द बॉल पोएम पे, विच सेज मनी इज एक्सटर्नल। पैसे क्या है? एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि वो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें लेके दे सकते हैं, आपको हैप्पीनेस नहीं लेके दे सकते। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। हु इज लर्निंग? द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। हिज लर्निंग, वो सीख रहा है क्या कि लॉसेस होते हैं लाइफ में, यू नीड टू डील विद इट। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द नॉलेज ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। कैसे कोई चीज आप खो देते हो तो उसके साथ डील करना है और खड़े होना है, और यू नो यू हैव टू टैकल इट। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो अब जान रहा है जब उसने बॉल खो दी है, वो चीज़ जो हर इंसान को अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सीख लेनी चाहिए। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। एंड ज़्यादातर लोग ये चीज़ सीख भी जाते हैं कि लॉसेज विल हैपन, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट येस यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू टैकल विद इट। आपको खुद खड़े होकर मूव ऑन करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये चीज़ों में मेरे को मोह माया नहीं डालनी है। आई डोंट हैव टू बी लाइक ऐसे लविंग यू नो किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज येस वी नो कि मटेरियलिस्टिक है, इट कैन बी लॉस्ट, इवन वी लूज पीपल। तो हर एक चीज़ आप खो सकते हो अपनी लाइफ में, वो आपके लिए कीमती हो नहीं हो, बहुत क्लोज हो नहीं हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, टू डील विद इट, टू स्टैंड अप एंड टैकल इट, है ना। यही है मीनिंग। कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं आता है? बिल्कुल आता है ना, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो द बॉल पोएम दिया भी हुआ है, सो यू विल नॉट बी आस्क्ड कि कहाँ से ली गई हैं ये लाइन्स। पहला क्वेश्चन, द पोइट सेज मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन हिज एक्सट्रैक्ट। तो जब पोइट बोल रहे हैं कि मनी एक्सटर्नल है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं? नंबर 1, मनी हेल्प्स अस परचेज मटेरियल्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग। वो तारीफ नहीं कर रहे पैसे की कि हर एक्सटर्नल है, मजेदार, मतलब सब चीज़ें मिल जाती लाइफ में। वो ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक है तो आपको हर चीज़ खरीदने में मदद करता है जो आपकी लाइफ ईजी पीजी बना देता है। नो, मनी प्रमोट्स मटेरियलिज्म एंड हंगर फॉर पावर अमंग यंगस्टर्स। कि मनी जो है वो मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है। पीपल रन आफ्टर मनी बिकॉज दे रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, सही है, बट क्या वो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि पैसे चीज़ें खरीद सकता है बट हैप्पीनेस नहीं। एंड हंगर फॉर पावर अमंग यंगस्टर्स, और एक जो हंगर होता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ, मेरे पास ये है वो है, वो यंगस्टर्स में बढ़ा रहा है। सही है नॉर्मल लाइफ में, बट नॉट इन द एक्सट्रैक्ट। आपको यही पूछा है कि एक्सट्रैक्ट में इसका मतलब क्या है। रीड द क्वेश्चन। मनी ओनली इम्पैक्ट्स अ पर्सन्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ओनली मनी सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है? मनी इंटरनल एनवायरमेंट हर एक चीज को इम्पैक्ट करता है। मनी कैन बाय द एक्सटर्नल थिंग्स बट इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग। तो ऑप्शन सी भी गलत है। मनी बाइज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मनी जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीद सकता है। एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस्ट। एंड मनी को आप खरीद सकते हो जब आप हार जाते हो या खो जाता है पैसा। बिल्कुल, यानी कि आप सिर्फ पैसे जो हैं वो बाहरी चीज़ें ही खरीद सकते हैं, और वो खो जाए तो आप खरीद लोगे, वापस से आप अर्न कर लोगे, बट आप कभी भी वो जो दर्द है, वो जो क्लोजनेस थी, वो जो लव था फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग या फॉर अ पर्सन, वो आप नहीं ला पाओगे वापस। आप उस पर्सन को वापस नहीं ला पाओगे, आप उस बॉल को वापस नहीं ला पाओगे। यू कैन बाय अनदर बॉल बट नॉट द सेम बॉल। क्लियर? नॉट द सेम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मनी बाइज मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस्ट, इज समथिंग जो कि पोइट इस एक्सट्रैक्ट में बोलना चाह रहे हैं। डन? ओके। नेक्स्ट इज व्हाट डज द बॉय लर्न by losing the ball according to the extract। बच्चा क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना। अब जो भी ऑप्शन नॉलेज ऑफ लॉस, सब कुछ आप कभी ना कभी खो दोगे, आपको डील करना पड़ेगा, इन सब चीजों से रिलेटेड होगा, दैट वुड बी योर आंसर। इजी पीजी, है ना। पहला, लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रुथ ऑफ लाइफ। यस, यू कैन नेवर अवॉइड अ लॉस। आप नहीं बोल सकते हो कि हो ही नहीं सकता मेरी ये जो कार है ये कभी खो जाए या ये खराब हो जाए या कभी भी मेरे को बेचनी पड़े, हो ही नहीं सकता। यू नेवर नो, कुछ ऐसा हो जाए कि कार कोई और ले गया, गिर गई कहीं पे, हो गया कार खराब, अंदर से कोई मशीनरी चली गई, यू कांट फाइंड द पार्ट्स, अब नहीं बनेगी, दूसरी कार लेनी पड़ेगी। सो यस, लॉस अनअवॉइडेबल है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है क्या? यस। सेकंड, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस। जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि चीज तो रिप्लेस हो जाती है बट वो फीलिंग्स, वो इमोशंस रिप्लेस नहीं होते। सो ऑप्शन 2 भी सही है। थर्ड, मनी बाइज हैप्पीनेस, मनी कैन नेवर बाय हैप्पीनेस, ऑप्शन सी गलत।
लॉसेज इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विथ केयर। अगर लाइफ में केयर करोगे चीज़ों की तो आप लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो। पीपल डू केयर अबाउट थिंग्स बट देन टू दे लूज इट। ये सही है, बट यहाँ पर बच्चा वो नहीं सीख रहा है कि मैं केयर करता तो मैं अपनी बॉल को संभाल लेता, स्टफ लाइक दैट। वो ये देख रहा है कि लॉसेज होंगे लाइफ में। तो ऑप्शन 4 गलत है। फिफ्थ, लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेज। यस, बॉल चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा भी चला गया हार्बर में। नो, ही हैज टू कंटिन्यू लिविंग हिज लाइफ, ही हैज टू मूव ऑन, ही हैज टू डील विद इट। तो ऑप्शन 5 भी सही है, यानी यू हैव 1, 2 एंड 5 एज द करेक्ट ऑप्शंस। देख लेते हैं जिसमें भी 1 to 5 होगा, इट्स इन ऑप्शन नंबर ए। पहले में ही दे दिया आपको, सो यू गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आपको अगर किसी में भी कंफ्यूजन था कि ये वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर भी आपके पास ऑप्शंस है तो डील विद। 1 तो आपको सही है, 1 तो बिल्कुल सही, अनअवॉइडेबल ट्रुथ। 1 किस में है, ए में और सी में, तो बी और डी तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ओनली 1 है क्या कि 2 और 5 भी है, तो 2 और 5 में से आप क्या है जिसके लिए बिल्कुल 100% श्योर हो? 5th के लिए श्योर हो, तो मतलब आपको चाहिए ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू हैव योर ऑप्शन ए 1 to 5। तो एग्जामिनर बहुत अच्छा है, वो आपको मदद कर रहा है कि आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। जो भी बॉय है, ही इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, मतलब हाउ टू डील विद इट, हाउ टू मूव ऑन। दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी ब्लैंक इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। इसका मतलब क्या है, बच्चा क्या सीख रहा है कि कितनी भी डिफिकल्टीज, कितनी भी परेशानियां आ जाए, उसको क्या करना चाहिए? ही हैज टू बी पेशेंट, रेजिलियंट, डिफेंसिव, जजमेंटल। सबकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। पेशेंट मतलब काम, धीरज रहना, है ना, मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए शांति से सोचते हैं, यू आर लाइक कि मैं वेट कर लूँगा। बी इज रेजिलियंट, मतलब कितना भी कोई टफ समय आ जाए आप फिर भी स्ट्रांग हो, आप फाइट कर सकते हो। रेजिलियंट तो हमने अभी पढ़ा भी है प्रीवियस वाले सैम्पल पेपर की वीडियो में, लाइक इसी सैम्पल पेपर में। तो रेजिलियंट 2 बार आ गया, आई होप आप कभी भूलोगे नहीं इस वर्ड को। थर्ड इज डिफेंसिव, कैसे फाइट करना है, कैसे डिफेंड करना है, अपने आप को कैसे बचाना है। जजमेंटल, कैसे चीज़ों को जज करना है। अब जब कोई पर्सन खुद स्टैंड अप यानी अपने पैरों पे खड़ा होना सीख रहा है, मतलब वो किसी चीज़, किसी डिफिकल्टी से कैसे डील करना है वो सीख रहा है। डिफिकल्टीज में भी स्ट्रांग रहना, डील करना किस वर्ड में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रेजिलियंट। तो ये नहीं देखना है कि हाँ पेशेंट भी तो हो सकता है ना, बाकी चलो डिफेंसिव जजमेंटल तो मैं समझ गया नहीं होगा, पेशेंट भी तो हो सकता है। अरे ये देखो पूछा काय में है कि इसका मतलब क्या है? द बॉय इज लर्निंग टू बी रेजिलियंट। डन, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स। अब ये क्वेश्चन तो इतनी बार सॉल्व हुआ है, लाइक द प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर, दिस ईयर्स MCQs, द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, हर किसी में मैंने एक वर्ड पढ़ाया है इफ यू रिमेंबर, कि इसमें बात कौन कर रहा है, हमें कौन बता रहा है बॉय के बारे में? ऑन लुकर। और वो कौन है? द पोएट, यानी जो खड़े होकर वहां देख रहे हैं उस बच्चे को, एक जस्ट एक पर्सन जो कि ऑब्जर्वर है ना। तो ऑन लुकर, ऑब्जर्वर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो सीधे सीधे दिया हुआ है। इस पोएम में कौन है जो ये बातें कर रहा है? एक ऑब्जर्वर, पोएट, है ना। द बॉय इज पेरेंट, आप बोल ही नहीं सकते कि बॉय का पेरेंट है। द बॉल सेल्समैन, ये ऑप्शन आई हैव ऑल्सो गिवन इट, है ना। इफ यू रिमेंबर, अगर आप MCQs वीडियो देख चुके हो तो ये ऑप्शन मैंने आपको एज इट इज दिया हुआ है कि द वन हु इज सेलिंग द बॉल्स, द बॉल सेल्समैन, कि भाई क्या वो बात कर रहे हैं इस सब के बारे में? नहीं। सो यू गेट दी ऑप्शन, देख रहे हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब मैंने तो बनाया नहीं है CBSE का सैम्पल पेपर, बट आई हैव मेड ऑलरेडी अ क्वेश्चन जिसमें मैंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। दैट्स वाई आपको सारे वीडियोस देखना बहुत कंपलसरी है, सो दैट आपको हर एक चीज़ क्लियर हो एंड यू गेट 40 out of 40। सो 44, एन ऑब्जर्वर, द बॉयज पेरेंट, द बॉल सेल्समैन, अ फ्रेंड। तो वो कौन है? कौन लुकर है? ऑब्जर्वर है। कौन? द पोएट। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन, ओके। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट, फ्रॉम होम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस। पोएट के हिसाब से किन चीज़ों से हम लॉसेस के बारे में जानते हैं? ऑब्वियसली जो भी हमारे साथ लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, है ना। सो एल्डर्स, एक्सपीरियंसेस, बुक्स, टीचर्स। यू ऑलवेज लर्न बेटर फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। कितना भी बुक पढ़ लो आप, बहुत से लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं एंड दे रियली रियली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, लाइफ क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें वो सीखते हैं। बट असली जो चीज़ आपको सिखाती है, लाइक जो लाइफ लेसन देके जाता है, वो होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस। और पोएट भी वही कह रहे हैं, बच्चे का ये एक्सपीरियंस है ना, कि बॉल खो गई, फिर कैसे इसके साथ डील करना है, लाइफ मस्ट गो ऑन, तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। तो एक्सट्रैक्ट में पोएट बोलना चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं कैसे लॉस के साथ या लाइफ में कैसे भी डील करना है। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। आई होप लिटरेचर के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है। आई फॉलोड कैजुअली, नाउ दिस इज द थीव्स स्टोरी, अनिल वाली, ठीक है, अनिल एंड हरीश सिंह, द सेकेंड बुक। आई फॉलोड कैजुअली, मैं नॉर्मली पीछे पीछे चला गया, ऐसे दिखा रहा था मैं कि मैं तो ऐसे ही नॉर्मली आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। हरी सिंह बोल रहे हैं कि मैं अनिल को ऐसे शो करूँ
कि मैं आपके पीछे पीछे जानबूझ के आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपना प्लान सक्सेसफुल करना है। वो ऐसे फॉलो करते थे अनिल को लगे नहीं कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। हेलो अगेन ही सेड, ही मतलब अनिल, अनिल बोलते हैं हेलो अगेन, यानी कि उसने फिर से हेलो बोला। इसके पहले रेसलिंग मैच देख रहे थे तब हेलो बोला था। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. और हरी सिंह के पास जो एक हथियार था, एक वेपन था, वो था उसकी बहुत क्यूट सी, इनोसेंट सी, प्यारी अपीलिंग स्माइल। तो उन्होंने वही स्माइल दी अपनी, छोटे बच्चे हैं तो एक इनोसेंस दिखती है एक छोटे बच्चे के चेहरे पे, है ना। तो अपीलिंग सी स्माइल दी और बोला कि मुझे आपके लिए काम करना है। किसने? हरी सिंह ने अनिल को। बट आई कांट पे यू, अनिल रिप्लाइड कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, मतलब जो भी तुम मेरे लिए काम करोगे उसके लिए मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। और फिर हरी सिंह एकदम से बताते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचने लगा, मतलब एक और बार विचार विमर्श किया मैंने कि क्या मैंने कुछ गलत सोच लिया इस इंसान के बारे में, मतलब इसके पास कुछ है ही नहीं, या ये इतना ईजी टारगेट नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। फिर थोड़ी देर बाद 1 मिनट सोचने के बाद उन्होंने अनिल को बोला कि ठीक है आप पे नहीं कर सकते हो, क्या आप मेरे को खाना खिला सकते हो, कैन यू कुक। तो अनिल ने क्या पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। हरी सिंह ने फिर झूठ बोला, बोला आई कैन कुक अगेन, मतलब पहला झूठ क्या था, अपना नाम हरी सिंह, हर महीने जो वो चेंज करते थे। तो उन्होंने बोला हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, जो कि झूठ था। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, नो इश्यूज। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और फिर वो उनको अपने रूम पे लेके गए जहाँ पे भी वो रहते थे अनिल, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने हरी सिंह को बोला कि तुम बालकनी में सो जाना। But the meal I cooked that night must have been terrible. But then हरी सिंह tells us maybe जो खाना बनाया उन्होंने that would have been tasteless. इतना अच्छा नहीं होगा, it must be terrible। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अनिल gave it to a stray dog। क्योंकि अनिल ने खाना जो है वो स्ट्रे डॉग को दे दिया। इससे प्रूफ होता है कि जो खाना बनाया होगा हरी सिंह ने वो खराब था टेस्ट में, इसका मतलब हरी सिंह को कुकिंग नहीं आती होगी। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उनको बोला चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, बट हरी सिंह वहीं खड़े रहे, ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, ठीक है, वो नहीं गए। एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और वही जो वेपन था वही यूज़ किया, एकदम से वही इनोसेंट सी स्माइल दी। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और अनिल ने जैसी वो स्माइल देखी हरी सिंह की, उसकी हंसी नहीं रुकी। दिस इज हाउ द थीव्स स्टोरी का एक्सट्रैक्ट गिवन है, बड़ा आसान। नाउ लेट्स जस्ट चेक द क्वेश्चंस। Even though हरी सिंह followed अनिल casually, it was a या an blank। अब देखो यहाँ पे भी गेम खेल लिया, बिकॉज अनयूजुअल के साथ आप एन यूज करोगे, है ना, बाकी के साथ आप आर्टिकल अ यूज करने वाले हो। सो दिस इज हाउ एग्जामिनर ने फिर से आपको एक ट्रैप में फंसा दिया कि एटलीस्ट अगर एन या अ होता तो भी आप थोड़ा खेल लेते कि चलो ठीक है आर्टिकल यहाँ सूटेबल है, बट चलो वो भी गेम नहीं, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, भले ही हरी सिंह ऐसे गए अनिल के पीछे जैसे जानबूझ के नहीं जा रहे, मतलब ऐसे ही कैजुअली नॉर्मली, बट ये क्या था, एक केयरलेस एक्शन था, मतलब हरी सिंह ने केयरफुली नहीं किया था ये, मतलब ऐसे ही बस चले गए केयरलेसली। भाई सब कुछ प्लान था हरी सिंह का, है ना, केयरलेस तो हुआ नहीं। स्टेज्ड मूव, स्टेज्ड मूव का होता है प्लानिंग, प्लॉटिंग किया हुआ, सोचा समझा एक्शन, ठीक है। तो स्टेज्ड मूव था, हाँ पीछे पीछे जाएंगे, बात करेंगे, आपके लिए काम करना है, तब तो जाके चोरी हो पाएगी, है ना। अनयूजुअल डिसीजन, इट वॉज लाइक समथिंग जो कॉमन नहीं था, इट वॉज लाइक ऐसी बस डिसीजन ले लिया जो हर कोई नहीं लेता है। नो, दिस इज नॉट समथिंग जो हम बोल सकते कि इट वॉज एन अनयूजुअल डिसीजन, इट वॉज अ बोल्ड स्टेप। भाई बहुत खतरनाक स्टेप लिया है हरी सिंह ने कि अनिल के पीछे जाना, उसके लिए बड़ा आसान था, ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन हिज जो भी फील्ड ऑफ वर्क था। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भले ही वो कैजुअली गया अनिल के पीछे, बट वो एक सोचा समझा स्टेप था। डन, ओके। Next is from the following options identify हरी सिंह intention behind the appealing smile। अब हरी सिंह जब एक अपीलिंग स्माइल दे रहे थे, इनोसेंट सी, प्यारी सी, अट्रैक्टिव सी स्माइल दे रहे हैं वो अनिल को, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई वो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, वो एक तरीके से उसको अपने बातों में, अपनी इनोसेंस में, ट्रैप में फंसा रहे हैं, सो दैट बात में ट्रस्ट गेन कर या ट्रस्ट जीत कर वो क्या करें, उसका चोरी कर लें उसके घर में, राइट। सो ये जो रीजन रहा है अपीलिंग स्माइल के पीछे वो क्या था, डिसीट। डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। व्हेन यू डू समथिंग जिसकी वजह से किसी का विश्वास टूट जाए, ट्रस्ट टूट जाए, और आप उसको धोखा देके मे बी चोरी करके चले गए या कुछ भी, जो भी चीज़ें हैं ना, तो डिसीट, यस वो धोखा देने वाले थे, तो ऑप्शन ए तो परफेक्ट है। बी हार्म, क्या वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, नहीं, ही नेवर वांटेड टू किल अनिल, या उसको मारना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपना काम करना चाहता था कि भाई मैं चोरी करूंगा। हेटरेट, क्या उनको नफरत थी हरी सिंह को अनिल से, वो जानते भी नहीं थे अनिल को, तो हेटरेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं दिख रहा है। जेलसी, वॉज ही जेलस ऑफ अनिल, ओ कम ऑन, हरी सिंह वॉज नॉट एट ऑल जेलस, वो अपना काम कर रहे थे कि मुझे चोरी करनी है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट है कि वो धोखा देने वाले थे। सो अगर आपको डिसीट का मतलब नहीं भी पता है तो हार्म, हेटरेट, जेलसी तो पता है ना, कॉमन सेंस की ये तीनों तो है नहीं, तो जाओ फिर ऑप्शन ए के साथ। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको
मतलब मेरी देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ चलती वलती है मेरी सीबीएसई के साथ, तो मैंने सैम्पल पेपर बनवा दिया है, उनसे क्वेश्चंस ले लिए, नहीं ना, बट आई हैव ऑलरेडी मेड कुछ क्वेश्चंस जो हमने एमसीक्यूज के वीडियोस में देखे हैं, और उसी से मिलते जुलते आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ, आपको सारे क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में दिए नहीं है, बट एटलीस्ट आप प्रिपेयर्ड रहो हर एक वर्ड के साथ, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसा होगा, अरे ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो मैंने किया है, ठीक है। तो ये जो है कि इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड अनिल सिंह के क्या कैरेक्टर्स, अनिल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं वो आपको चूज करना है। नंबर 1, अनअज्यूमिंग। अज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग पहले किसी के लिए ना सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, ये ऐसे बात करता है तो ये ऐसा होगा, समथिंग लाइक, जो जज करते हैं, जजमेंटल होते हैं। तो अनअज्यूमिंग क्या होगा, जो अज्यूम नहीं करते। अब हरी सिंह ने जब अनिल को बोला कि मुझे आपके लिए काम करना है, लाइक पहली बार मिले वो, पहली बार मिले और पहली बार बोल दिया कि भाई मेरे को आपके यहाँ नौकरी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब जाओगे रास्ते में किसी को बोल दो कि भाई आपके लिए मुझे काम करना है आपके घर पे, या मुझे आपकी दुकान पे काम, ऐसा होता है कभी नहीं ना, हम पहले ही बोलेंगे भाई कुछ तो गड़बड़ है। सेम थिंग यहाँ पर हरी सिंह ने जब अनिल को बोला कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, तो अनिल जो है अगर वो अज्यूम करते कि कुछ गड़बड़ है, मे बी ये पर्सन सही नहीं हो, मैं जानता नहीं हूँ इसको, तो वो अज्यूम करते। बट उन्होंने क्या बोला, ठीक है अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर पे रख सकता हूँ, लाइक आई कैन फीड यू। तो यहाँ पर वो अनअज्यूमिंग थे क्या, बिल्कुल, उन्होंने कुछ भी अज्यूम नहीं किया। तो ऑप्शन 1 जो है परफेक्ट है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो देख लो किसी भी ऑप्शन में 1 है क्या, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर, नहीं तो सारे वर्ड्स पे हम आ जाएंगे। चलो इसके ऑप्शंस में 1 कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ एक में, 1 2 4 है ना। सो यू हैव योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब ये नहीं टेक्निक काम करती है, देखो अभी तो लकी हो तो काम कर गई है, 1 2 और 4, नहीं भी करती है तो सारे वर्ड्स देख लेते हैं, अदरवाइज आपको लगेगा कि बाकी सारे वर्ड्स का क्या मतलब है। सेकेंड इज काइंड, वॉज अनिल काइंड, ऑब्वियसली बहुत अच्छे इंसान थे, दयालु थे, इस एक्सट्रैक्ट में भी पता चल रहा है, बाकी चैप्टर में भी पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी अननोन पर्सन को, जिसको वो जानते भी नहीं है, उसको हाँ कर दिया कि हाँ भाई मेरे घर में चल के रहो, खाना खा, अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, स्टफ लाइक दैट। तो बिल्कुल काइंड भी थे, तो 1 2 तो परफेक्ट है। थर्ड इज डिटर्मिन्ड, ही वॉज लाइक, मतलब मैं करके दिखाऊंगा कुछ, अब इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें डिटर्मिन्ड वर्ड को हम यूज करें, मतलब ये तो कहीं ना कहीं से लिंक ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन 3 तो गलत है। 4th इज नेव। अब नेव का मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेव का मतलब होता है जो नौसिखिया कहते हैं हिंदी में, उसको नेव कहते हैं, यानी जो बड़ा भोला भाला होता है, इनोसेंट होता है, उसको नहीं पता है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, कोई पर्सन उसको धोखा दे सकता है, कोई पर्सन प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, एंड देन ही वांट्स टू एंटर हिज हाउस। तो यस, वो भोले थे, तभी वो ऐसे अननोन पर्सन को हाँ कर देते हैं अपने घर में रखने के लिए। एंड ह्यूमरस, वो ह्यूमरस थे अनिल, जब वो बोलते यू ऑल्सो लुक लाइक अ रेसलर, बट ये यहाँ एक्सट्रैक्ट में गिवन है, नहीं गिवन है, तो जो बोला गया है बस उधर तक ही दिमाग चलाना है, दिमाग की बत्ती को ज्यादा नहीं चलानी है, फ्यूज हो जाएगा बल्ब, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको कि अनिल की कैरेक्टरिस्टिक जो इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है, सो यस ह्यूमरस और डिटर्मिन्ड नहीं है, तो 1 2 4 क्या है आपका करेक्ट आंसर। सीधे सीधे आपको वही आंसर मिल गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो या तो एलिमिनेशन मेथड से गेम खेल लो, या फिर गेम नहीं खेल पा रहे हो, 2 ऑप्शन है तो फिर इस तरीके से डील कर लो, इट्स अपॉन यू, आपको किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। डन, ओके। नेक्स्ट इज 49 क्वेश्चन विच सेज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 and 2। अगेन ये वही टाइप के क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला ना, देख के डरना नहीं है, खौफ पैदा मत करो अपना कि अरे बाप रे ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है, कहाँ से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना है। सेंटेंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स है ना, ऑलरेडी जानते हो इनको, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीड द एक्सट्रैक्ट, लाइक वी हैव ऑलरेडी रेड द एक्सट्रैक्ट, इनफैक्ट आई शुड से वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, हर एक वर्ड का मतलब पता है हमको, अगर आपने पढ़ा है तो फिर करना क्या है, सीधे सीधे पढ़ो एंड देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द ऑप्शन। सारे ऑप्शन एक साथ मत पढ़ना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहला ऑप्शन पढ़ो, ट्राई टू कनेक्ट, क्या ये सही होगा, नहीं, एलिमिनेट दैट, देन यूज द सेकंड ऑप्शन, इफ यू फील दैट इज करेक्ट कीप इट असाइड। इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। सबसे पहला दिया हुआ है अनिल गेव हिज मील टू अ स्ट्रे डॉग। अनिल ने जो भी खाना था जो हरी सिंह ने बनाया था, राइट, वो किसको दे दिया, एक स्ट्रे डॉग, एक स्ट्रीट डॉग को दे दिया खाने के लिए। बी सेज, या ऑप्शन या स्टेटमेंट 2 सेज हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था। अब एक बात बताओ, आपके पास ये पूरी जानकारी है कि भाई हरी सिंह ने खाना बनाया, अनिल ने वो खाना टेस्ट किया होगा, ऑब्वियसली वो खाना उसने स्ट्रे डॉग को दे दिया। इससे क्या प्रूव होता है कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता होगा, राइट, क्लियर। तो ये है कनेक्शन कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता, ये प्रूव होता है क्यों, क्योंकि अनिल को जो खाना उसने बना के दिया वो उसने स्ट्रे डॉग को दे दिया, ठीक है। या फिर खाना इतना टेरेबल क्यों बना था, बिकॉज हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता, क्लियर। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, 1 कहता है 2 is true 1 is false, भाई बोथ आर ट्रू, we know that, है ना। हरी सिंह lied that he cooks, he does not know how to cook, and Anil gave his meal to a stray dog is also absolutely correct। तो एक भी false तो नहीं है।
ठीक है। डी में दिया हुआ है 2 इज फॉल्स 1 इज ट्रू, तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट तो पहले ही हटा दो। अब खेलना है आपको गेम बी और सी के साथ। बी बोलता है 2 इज द रिजल्ट फॉर 1 हुआ, अनिल ने खाना दे दिया स्ट्रे डॉग को, इसका परिणाम था कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता। हाँ, उल्टा बोल दिया, हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट ये था कि अनिल को खाना स्ट्रे डॉग को देना पड़ा। तो ऑप्शन बी क्या है, गलत है। बचता ही सी है, पढ़ लो, प्रूफ कर दो सही है कि नहीं। 2 इज द कॉज फॉर 1, कॉज मतलब रीजन है ना, हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है, यही कारण था जिसकी वजह से अनिल को खाना स्ट्रे डॉग को देना पड़ा। परफेक्ट है ना। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यू विल गो फॉर द ऑप्शन सी। तो देख लो, मतलब कुछ ऐसा था क्या जो आपको पहले से ही पढ़ के जाना था कि नहीं नहीं भाई ये फॉल्स है कि ट्रू है, आपको क्या पता स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। सो इफ इट्स गिवन डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर इट्स ट्रू, जस्ट गो फॉर द ऑप्शंस जहाँ पे फॉल्स दिया है, जस्ट एलिमिनेट दैट एंड देन कॉज रीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या रीजन होगा, क्या अपने आप से रिलेट करो ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है इसीलिए मैं जो खाना बनाऊंगी वो मुझे आता है, ठीक है। बट यहाँ पे बात हो रही है एग्जाम्पल की, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं जो भी खाना बनाऊंगी दैट वुड बी टेस्टलेस, टेस्टलेस होगा, मैं किसी को दूंगी तो वो खाना स्ट्रे डॉग को दे देगा, समझ रहे हो। तो मेरा जो कॉज था, जो भी मतलब खाना नहीं बनाने का, दैट वॉज द रीजन जिसकी वजह से रिजल्ट मिला कि खाना स्ट्रे डॉग को देना पड़ा। तो दिस इज हाउ कनेक्टेड, ठीक है। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2 इज द कॉज फॉर 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यूड टू। तो ये जो फ्रेज है ना हंग अराउंड, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला वो वहीं पे खड़े रहे, ठीक है। सो दिस मीन्स ही कंटिन्यूड टू स्माइल, ही वॉज नॉट स्माइलिंग बिफोर, वो तो बाद में स्माइल दी जब उसको बोला टू बी ऑफ, तो वहां खड़े रहे और वो हंसने लगे। तो स्माइल मतलब नहीं होता है हंग अराउंड का। कुक खाना बना रहे हैं, खाना आता ही नहीं बनाना, फिर खाना बनाएंगे तो अनिल बोलेगा क्या मजाक, क्या कर रहे हो, मतलब राशन खराब करोगे तुम, है खत्म कर रहे हो सामान। तो ऑप्शन 2 में तो डांट पड़ जाएगी, तो कुक तो बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड इज अपील, लाइक द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यू टू अपील, ही वॉज नॉट अपीलिंग फॉर एनीथिंग, कंटिन्यू टू लिंगर, लिंगर का मतलब नहीं भी पता है तो भी बाकी 3 ऑप्शन तो है ही यू नो वर्थलेस। बट डी लिंगर का मतलब क्या होता है, आपको कहीं पे भी आप बस खड़े हुए हो, ठीक है, यू जस्ट स्टैंड देयर, दैट इज व्हाट इज लिंगर, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 50 का आंसर। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th सेक्शन पे, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस गिवन है, द 10 क्वेश्चंस, उनमें एक्सट्रैक्ट नहीं है। बट ट्रस्ट मी, एक्सट्रैक्ट नहीं भी है और चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, तो आपको इतनी इजीली ये क्वेश्चंस बनेंगे ना, बिकॉज यू विल गेट द स्टेटमेंट और फिर आपको उस पर बेस्ड ही आंसर करना है। सो इट्स वेरी इजी पीजी। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आ गए किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नाउ 51 क्वेश्चन सेज लेंचो इज ब्लैंक व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो जब ये बोलते हैं ना कि भाई हर कोई कहता है कि कोई भी भूख की वजह से मरता नहीं है, नोबडी डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। नंबर 1, ही इज डाउटफुल, ही इज श्योर, ही हैड, मतलब इतना ज्यादा फेथ ऑन गॉड, इतना भगवान पे भरोसा है लेंचो को कि वो बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं थे इस चीज को लेकर। सो ऑप्शन ए तो गलत है। बी सेज स्ट्रेस्ड, वॉज ही स्ट्रेस्ड, ही वॉज स्ट्रेस्ड कि अब कैसे होगा सारी चीजें, यू नो पैसे कहाँ से आएंगे टू you know again regrow the crops or again to sow the seeds and stuff like that, तो उसके लिए वो स्ट्रेस थे। बट यहाँ पर ये बोलना कि हर कोई बोलता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसके लिए वो स्ट्रेस्ड नहीं थे। थर्ड इज कंफ्यूज्ड, ही वाज श्योर, इफ ही वाज डाउटफुल देन कंफ्यूज्ड कुड आल्सो हैव बीन एन ऑप्शन, जो हम कंसिडर करते हैं। तो ऑल द 3 आर रॉन्ग, यानी जो बचा वही सही है, दैट इज डिसमिसिव। डिसमिसिव का मतलब होता है जो पर्सन ऐसे ही बस बोलता है कि हाँ ठीक है ना, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। इस टाइप का जो है ना नॉर्मल कैजुअल सा बिहेवियर कि द पर्सन इज लाइक ठीक है ऐसे थोड़ी होता है या समथिंग लाइक स्टफ लाइक दैट। सो डिसमिसिव इज द पर्सन जो यहाँ पे परफेक्ट है। सो लेंचो इज डिसमिसिव व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। डन। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मीनिंग नहीं भी पता है, बाकी 3 तो पता थे ना, यू नो बाकी 3 तो हो नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन डी ही क्या है, परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 52nd क्वेश्चन पे, विच सेज विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन फ्रेजेस इन द गिवन लाइन फ्रॉम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। पोएट क्या बोल रहे हैं कि फायर और आइस दोनों रीजंस लोग कहते हैं, मेरे हिसाब से फायर हो सकता है रीजन, ठीक है, बट आइस भी हो सकता है अगर सेकंड 2 टाइम्स इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड। यही था थोड़ा सा जस्ट। अब आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है और आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। व्हाट यू हैव बीन गिवन इज, आपको एक लाइन दे दी है सो दैट आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ भाई इस पोएम में ये दिया हुआ था। एंड इफ अगर आपने सारे वर्ड्स क्लियरली अंडरस्टैंड किए हैं, आपको हर एक वर्ड का मतलब पता है इन द पोएम और द चैप्टर, ट्रस्ट मी लास्ट के 10 क्वेश्चंस वुड बी वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे जो दिया है आई होल्ड विथ दोज हू फेवर फायर, मैंने इस पे भी क्वेश्चन बनाया है होल्ड विथ पे, है ना। होल्ड विथ का मतलब क्या है और होल्ड विथ को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, होल्ड को विथ डिफरेंट वर्ड्स, उनका मतलब क्या है। होल्ड ऑन अगर आपको याद हो, होल्ड ऑफ
कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, है ना। वन वॉज फ्रॉम द सैम्पल पेपर, वन वॉज माई क्वेश्चन। सो देखो वही क्वेश्चन आ गया कि होल्ड विथ का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आप होल्ड विथ की जगह रखोगे, दिस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर में पोएट कहना चाहते हैं मैं उन लोगों के साथ हूँ या उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि फायर जो है वो रीजन होगा फॉर द वर्ल्ड टू एंड, है ना। तो होल्ड विथ का मतलब क्या है कि वो अग्री करते हैं। नाउ जस्ट पुट द ऑप्शन एंड ट्राई टू फिल द ब्लैंक। सो आई एम एज एक्सपीरियंस्ड एज दोज हु फेवर फायर। यहाँ एक्सपीरियंस की बात थोड़ी हो रही है, जो फेवर कर रहे हैं फायर को उतना ही मेरे को भी जानकारी है, अब उनको भी सब कुछ आता है, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है यहाँ पे ना। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड इज आई स्ट्रांगली डिसअग्री। ही स्ट्रांगली अग्रीज, डिसअग्री नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्री करते हैं पोएट की फायर कैन बी द रीजन। सो यहाँ ऑप्शन बी भी गलत है। आई हैव द सेम ओपिनियन एज दोज हु फेवर फायर। हाँ, मेरा भी वही मानना है, मेरा भी वही ओपिनियन है जो कि उन लोगों का है जो फेवर करते हैं फायर को एज द रीजन फॉर द वर्ल्ड टू एंड। तो ऑप्शन सी तो परफेक्ट है। आई हैबिचुअली अवॉइड, मेरी आदत है, आदत से मजबूर, और उस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ उन लोगों को जो कि फेवर करते हैं फायर को। नहीं, ही इज नॉट अवॉइडिंग, ही इज सपोर्टिंग। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो या तो आपको ऑलरेडी पता हो होल्ड विथ का मतलब, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चंस में, या तो वो वीडियो देखा हो तो सीधे पढ़ते और डायरेक्ट टिक कर देते, नहीं तो ऑप्शन रखते जाओ एंड अंडरस्टैंड कौन सा परफेक्ट है। यू गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं 53rd क्वेश्चन पे, विच सेज द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट्स वाज टू। फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट जो दिया हुआ है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में पहला चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट लियामो फ्लेहर्टी, उनके क्वेश्चन में से ये सीगल वाला क्वेश्चन दिया है। द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट्स वाज। अब पेरेंट्स ने क्या किया था, खाना नहीं दिया उसको छोड़कर चले गए दूसरे ऑपोजिट लेज पे, और इन सब का रीजन क्या था। पेरेंट्स कभी भी अगर ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनका क्या होता है भाई मोटिव, कि आप सीखो, है ना, आपकी आदत नहीं बन जाए बार बार कि पेरेंट्स है ना ला के दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे। सीगल का भी यही प्रॉब्लम होता, यंग सीगल डर रहा था मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी आदत बन जाती, फिर वो निर्भर हो जाता, डिपेंडेंट हो जाता पेरेंट्स पे खाने के लिए। एंड सपोज जब उसके पेरेंट्स नहीं रहते तो फिर वो क्या करता, है ना। तो उनके पेरेंट्स क्या चाह रहे थे कि वो सीखे, वो अपने डर से उभर के निकले, लाइक वो फाइट करे अपने फियर के साथ एंड ही ओवरकम्स इट। सो टीच हिम अ लेसन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। खाने का इंपॉर्टेंस का लेसन सिखाने के लिए चैप्टर था क्या, नहीं, अपने डर को काबू करने के लिए लेसन था। तो ऑप्शन ए गलत है। इनकलकेट ओबीडियंस टुवर्ड्स देम, ही वॉज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स। कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया कि यंग सीगल बदतमीज था या अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करता था, स्टफ लाइक दैट। तो ऑप्शन बी भी गलत है। लेट हिम ओवरकम हिज फियर। भाई ये तो इतनी बार पढ़ लिया है ना इस चैप्टर में, जितनी बार मैंने आपको पढ़ाया होगा ना, ये लाइन इतनी बार बोल दी है मैंने कि मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मतलब क्या है ये, ऐसे पढ़ लेते डायरेक्ट तो ही आपको आ जाता है, इतना मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो ऑप्शन सी परफेक्ट है। मतलब वो चाहते थे यंग सीगल अपने डर से लड़े, वो काबू करे अपने डर को। इम्प्रूव हिज रिलेशनशिप विथ हिज सिबलिंग्स। यंग सीगल अपने भाई बहनों के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करे, उसका बहुत लड़ता था यंग सीगल, अपने भाई बहनों से बात नहीं करता था, ये सिखाना चाहते थे वो, नहीं, बस वो चाहते थे कि वो अपने डर को काबू करे। सो आंसर क्या हो जाएगा 53rd का, ऑप्शन नंबर सी। दे वांटेड हिम टू ओवरकम हिज फियर। दिस इज हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं 54th पे, विच सेज Peggy often gave a nudge to one of her friends when she spoke to Wanda in the schoolyard. This meant that she wanted to her friend too. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नज का मतलब क्या है, छोटा सा धक्का देना, है ना। सपोज अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो एंड यू आर लाइक सुनना, ऐसे करके जो करते हैं ना, दैट इज व्हाट इज नज, ठीक है। मैंने इस पे भी आपको एक प्रॉपर GIF का रिप्रेजेंटेशन दिया था जब व्हेन आई वाज टीचिंग दिस, और मैंने आपको बताया भी था कि वो क्या चाह रही होगी। शी वांटेड कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, उसका और मजाक उड़ाएं, किसका, वैंडा का। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि पेगी जो है वो अपने फ्रेंड्स को, वन ऑफ द फ्रेंड्स को नच करती हैं इस तरीके से, तो वो क्या चाह रही थी, लाइक व्हाट शी वांटेड हर फ्रेंड टू स्टॉप टॉकिंग टू वैंडा एंड मूव ऑन। शी वांटेड टू टॉक टू वैंडा, है ना, नहीं तो क्या ही मतलब होता है, टाइम निकाल के आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। सो ऑप्शन ए तो गलत है। शी वांटेड हर फ्रेंड टू ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑन वैंडा। देखो ऑब्जर्व वाली बात तो सही है, पार्टेक क्या होता है पता ही नहीं है हमको नहीं पता, मतलब कोई बात नहीं, इसको साइड में रखो, ऐसा नहीं है यही छोड़ के भाग जाओगे क्वेश्चन को, यही है जो मैं छोड़ के आऊंगा, डोंट डू दैट, रीड दी अदर ऑप्शंस। थर्ड बोलता है इग्नोर द कंप्लीट सिचुएशन विथ वैंडा। क्या पैगी चाहती थी कि उनके फ्रेंड्स जो है इस पूरी सिचुएशन को इग्नोर करें? नो, शी वांटेड कि वो लोग पार्टिसिपेट करें, वो भी उसकी साथ दें मजाक उड़ाने में। तो ऑप्शन सी भी गलत है। शी वांटेड हर फ्रेंड टू इंटरप्ट एनी रिप्लाई दैट केम फ्रॉम वैंडा।
वो इसीलिए चाहती थी उनके फ्रेंड को ध्यान देने के लिए, ताकि अगर पैगी या वैंडा कुछ भी रिप्लाई करेंगी या वो कुछ भी उल्टा जवाब दें, तो यहाँ उनके फ्रेंड जो है वो इंटरप्ट करेंगे, अरे तुमने कैसे बोल दिया मेरी दोस्त पैगी को। पैगी खुद ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि शी नेवर वांटेड अ सपोर्ट, कि अरे भाई सब उसका साथ दें, है ना। तो ऑप्शन डी भी गलत है, यानी सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब पार्टेक का मतलब क्या होता है? पार्टेक मीन्स टू ज्वाइन इन, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि पैगी वांटेड कि उनकी फ्रेंड जो है वो ज्वाइन इन करे, तो इसका मतलब है कि पैगी मजाक उड़ाए जब वैंडा को, तो बाकी दोस्त भी उसका साथ दें। क्या यही चाहती थी पैगी? परफेक्ट, है ना। सो ये है पार्टेक का मतलब। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हुआ, आपके पास एक और वर्ड आ गया। अब आप ज्वाइन इन बोलो या पार्टेक बोलो अपनी नॉर्मल लाइफ में, इट्स गोइंग टू मेक यू डिफरेंट, है ना, इन योर इंग्लिश स्किल्स। तो 54 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। डन, ओके। नेक्स्ट इज इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो, यानी फायर एंड आइस के डस्ट ऑफ स्नो भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, विच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। अरे इतना इजी क्वेश्चन, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। डस्ट ऑफ स्नो में क्या बोला है, कौन सी नेगेटिव चीजें हैं? एक हैमलॉक ट्री है, पॉइजनस ट्री, और एक क्रो है जिसको माना जाता है डेथ का सिंबल, कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो क्रो को खाना खिलाते हैं, या क्रो आता है तो उसको एक बैड ओमेन माना जाता है। बैड ओमेन मतलब एक नेगेटिव सिग्नल, ठीक है, एक बैड सिग्नल। तो क्या है नेगेटिव सिंबल्स जो कि पॉजिटिव इफेक्ट के लिए यूज किए गए हैं? हैमलॉक ट्री एंड क्रो। सीधे सीधे ए में दिया हुआ है, जस्ट गो विद ऑप्शन ए, बाकी मत पढ़ो। इफ यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस तो अलग बात हो जाती है। डन, ओके। नेक्स्ट इज मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट। ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं कि मंडेला ने अपनी लिबर्टी को, आज़ादी को न्यू बॉर्न क्यों कहा। ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद उनके लिए एक नई लाइफ थी, अब उनको पहली बार फ्रीडम देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो फ्रीडम उनको लग रहा था वो सब कुछ तो क्या था, एक इल्यूजन था, है ना, एक भ्रम था। तो न्यू बॉर्न क्यों बोला है? बिकॉज इट वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस। तो वो न्यू बॉर्न कैसे वो डिपेंडेंट होता है ना, तो ऑप्शन ए गलत है। बिकॉज इट हैड रिसेंटली बीन अटेन्ड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। कोई चीज़ नई नहीं होती है, रिसेंटली होती तभी तो उसको न्यू बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी सही है। बिकॉज इट मेड पीपल एक्सपीरियंस इन्फैंट लाइक एक्साइटमेंट। बिकॉज जैसे छोटे बच्चों को एक्साइटमेंट होता है वैसे सबको एक्साइटमेंट था नहीं, बिकॉज उनको पहली बार इतने स्ट्रगल के बाद ये फ्रीडम मिली थी। अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली फॉर एवरीवन, कम ऑन, दिस वाज नॉट समथिंग जो हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था, बट येस दे वर फाइटिंग फॉर इट, सो दे एक्सपेक्टेड समवेयर कि काश हमें फ्रीडम मिल जाए एक दिन। तो ऑप्शन डी भी इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आपको वो नहीं देखना है जो आपको अच्छा लग रहा है ऑप्शन, जस्ट यू हैव टू टिक दी ऑप्शन जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो न्यू बॉर्न मतलब उनको बहुत टाइम, मतलब अभी अभी मिली थी रिसेंटली, बहुत स्ट्रगल के बाद, दैट्स व्हाई इट वाज अ न्यू बॉर्न थिंग। क्लियर, ऑल राइट। Next is 57th question, which says, in the poem A Tiger in the Zoo, what does the tiger's quiet rage indicate? It indicates that the tiger's anger is. ये poem भी पढ़ी हुई है, क्वाइट रेज भी पढ़ा है, पोएटिक डिवाइस भी पढ़ी हुई है, इसमें मतलब कुछ भी पूछ लो आप कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व अगर आप पढ़ के आए हो तो, है ना। तो यहाँ पे क्वाइट रेज का मतलब क्या है भाई, जो टाइगर है उसमें इतना गुस्सा होता है, वो इतना ज़्यादा फिरोशियस होता है कि हम सब डरते हैं उससे। बट जब उसको आप एक सेल में, एक जेल में बंद कर देते हो, जू में बंद कर देते हो, तो उसकी जो गुस्सा है वो शांत है, मतलब वो शांत नहीं है रियल में, उसका गुस्सा हमने शांत कर दिया है, दबा दिया है, इसीलिए क्वाइट रेज बोला है ना। सो क्या बता रहा है, टाइगर्स एंगर इज फॉरगॉटन, भूल गया वो अपने गुस्से को, बाहर निकालो अभी सब याद आ जाएगा, उसको गुस्सा है ना, खा जाएगा जिनने भी रखा उसको जू में, तो फॉरगॉटन तो नहीं है। टाइगर्स एंगर इज प्रोवोक्ड, उसके एंगर को, गुस्से को बढ़ा रहे हैं, वो गुस्सा बढ़ा नहीं रहे, क्वाइट वर्ड यूज नहीं करते हम, है ना, उसको दबा दिया है। इज सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब दबा देना, ठीक है, सप्रेस करना मतलब किसी चीज को दबा देना। इज ऑपोज्ड, ऑपोज्ड मतलब आप उल्टा कुछ कर रहे हो, लाइक यू आर डूइंग समथिंग जिससे आप डिफेंड कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, गुस्सा दिखाई नहीं पा रहा, वो क्वाइट है, तो क्वाइट रेज मतलब द रेज इज, द एंगर इज सप्रेस्ड, दबा दिया है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पोएम को, सो आपको आंसर भी आ जाएगा जैसे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन विच सेज, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन। अब चैप्टर नहीं पढ़ा अगर आपने ग्रिफिन के बारे में तो फिर थोड़ी इशू हो जाएगी, एंड यू विल बी लाइक कौन कौन है ग्रिफिन, मतलब कौन थे ग्रिफिन अंकल, याद ही नहीं आ रहे। सो जरूरी नहीं आपको एक्सट्रैक्ट मिले, इसीलिए बी रेडी विद ईच एंड एवरी चैप्टर। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, है ना, हु वॉज इंटेलिजेंट बट लॉलेस, सब याद आ रहा है, ब्रिलियंट बट लॉलेस, ये हमको दिया हुआ है बुक में। सो ही वॉज ग्रीडी येट काइंड, ही वॉज ग्रीडी, डेफिनेटली बहुत लालची था ग्रिफिन, तभी अपने लिए किसी को भी मार के चले जा रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। काइंड थे, बिल्कुल भी काइंड नहीं थे, पैसे चुराते थे वो, मार के चले आते थे पीछे से गायब होकर, इनविजिबल होकर। तो ए जो है उसमें
येट काइंड तो गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट। बी इज प्राउड एंड ऑनरेबल, ही वॉज प्राउड, मे बी हम कह सकते हैं ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट और समथिंग लाइक दैट। ऑनरेबल मतलब रिस्पेक्टफुल, कितने भी रिस्पेक्ट उनकी है ना, मतलब ऐसे ऐसे काम किए कौन नहीं रिस्पेक्ट करेगा, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड इज कंसिडरेट एंड सेल्फलेस, कंसिडरेट मतलब जो किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, है ना, कंसिडर करते हैं, काय का इनको तो कुछ पता ही नहीं है कंसिडरेट होता क्या है। नेक्स्ट इज ब्रिलियंट बट लॉलेस एंड ऑल्सो सेल्फलेस, वर्ड भी आप क्लियर हो, सेल्फिश थे क्या वो, हाँ, क्या ये क्वेश्चन मैंने कराया है, बिल्कुल कराया है और वही आपको आया है देखो सैम्पल पेपर में। तो ग्रिफिन के लिए सेल्फिश, सेल्फलेस, ये सारे वर्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। बचता है डी, इतना नहीं भी मेहनत करते ना और सीधे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आपको सीधे सीधे समझ आ जाता है ब्रिलियंट बट लॉलेस, क्योंकि ये तो बुक में दिया हुआ है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिलियंट तो था बंदा, मतलब इनविजिबल का करने का एक्सपेरिमेंट कर लिया सक्सेसफुली, बट लॉलेस थे, किसी भी लॉ रूल किसी को फॉलो नहीं करते थे। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, विच सेज अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम ब्लैंक फॉर हरी सिंह। अपनी मर्जी से मत करना कुछ, चैप्टर में दिया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है ये, क्या कि अनिल की जो केयरलेसनेस वाला एटीट्यूड था ना, कि उसको पता भी नहीं चलता उसके यहाँ चोरी हुई है, इस वजह से हरी सिंह चोरी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हरी सिंह बोल रहे थे इसकी वजह से पूरा मजा चला जाता है काम का, मतलब एक चोर ने चोरी की इतनी मेहनत करके और उसको पता चल रहा है कि सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि उसके घर में चोरी हुई है, तो उसको क्या लगेगा, मतलब क्या किया मैंने, मजा नहीं आया मेरे काम में, है ना। सो इट मेड हिम अनइंटरेस्टिंग, लाइक इट वॉज अनइंटरेस्टिंग फॉर हिम टू स्टील फ्रॉम अनिल। डिफिकल्ट, सिस्टमैटिक, प्रिडिक्टेबल, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, हरी सिंह वॉज एक्सपीरियंस्ड। सिस्टमैटिक, इट वॉज लाइक प्रॉपर ऑर्डर में कि हाँ मैं धीरे धीरे जाऊंगा, गद्दा ऊपर करूंगा, मैट्रेस पैसे निकालूंगा एंड जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, है ना। मेड प्रिडिक्टेबल, कि मतलब पता चल जाता कि चोरी होने वाली है, अगर ऐसा होता तो हरी सिंह को और मजा आता, राइट। सो अनइंटरेस्टिंग इज परफेक्ट, क्योंकि बोरिंग, लाइक इट टेक्स ऑल द फन अवे फ्रॉम द वर्क, ये लिया हुआ है आपकी बुक में। सो 58 का आंसर है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, अनइंटरेस्टिंग। इट इज सच एन इजी क्वेश्चन, क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, विच सेज व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पंफ्रे मीन। तो जब मिसेस पंफ्रे जा रही होती है ट्रिकी को लेकर, है ना, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पहला चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, आई होप आपको याद आ रहा है, जेम्स हेरियट, इतना भी याद आ गया तो मतलब आप पढ़ रहे हो, मतलब मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए कि आपका तो भैया सिलेबस, मेरा पेपर थोड़ी है। सो यू मस्ट रिमेंबर हर एक चीज़ की, कहाँ से आए एक्सट्रैक्ट, कहाँ कौन थे कैरेक्टर्स, तो आपको मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जब ये दिया हुआ है व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है ना दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बाद एक्सक्लेमेशन वाला जो पॉइंट है, इसका क्या मतलब है। मिसेस पंफ्रे मेंट द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, उनका ये मानना था कि सर्जरी सक्सेसफुल थी, आप बोलोगे ये कि सही है। लेट्स जस्ट रीड द ऑप्शंस। द मिस्ट्रेस को टेक बैक हर पेट, चलो फाइनली मैं अपने पेट या ट्रिकी को वापस ले जा सकती हूँ। द डॉक्टर वॉज अ ग्रेट वेटरिनेरियन, आप बहुत अच्छे वेट हैं, वेटरिनेरियन मतलब जो एनिमल डॉक्टर होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि आप बहुत अच्छे एनिमल डॉक्टर हो। द प्लान्ड वेंचर वॉज फ्रूटफुल, जो भी हमने प्लानिंग की थी उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा आया, इट वॉज फ्रूटफुल, इट वॉज नॉट वेस्ट। येस, दिस इज द परफेक्ट मीनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है एक्सक्लेमेशन, जब आप एक्सक्लेमेटरी का काम क्या होता है, आप अपनी फीलिंग इमोशन शो करते हो। व्हेन यू से हुर्रे और आप एक्सक्लेमेशन लगाते हो, इट मीन्स यू आर सो हैप्पी कि आप जीत गए कुछ। व्हेन यू आर लाइक अलास, वर्ड आपने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना है इसका मतलब आपने ग्रामर की वीडियो नहीं देखे हैं, बिकॉज मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, है ना। अलास का मतलब क्या होता है, जब हमें दुख क्या बोलते हैं बताना होता है ना, कि आप बहुत दुखी हो, किसी के यहाँ पर गए, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई है, लाइक द पर्सन हैज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड, आप जाते हो एंड यू विल बी लाइक सॉरो, अपना कैसे शो करो, यू विल बी लाइक अलास, ठीक है। सो इस तरीके से एक्सक्लेमेशन का काम क्या होता है, आपके इमोशन, आपके फीलिंग को समझाना। तो यहाँ पे सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, मिस्ट्रेस को टेक बैक हर पेट, डॉक्टर वॉज अ ग्रेट वेटरिनेरियन, वॉज नॉट द फीलिंग, शी वॉज फीलिंग लाइक जैसे एक विक्टोरियस सिचुएशन होती है ना, जैसे क्या बोलूँ, विन विन सिचुएशन होती है जो, वैसे टाइप की फीलिंग थी कि येस फाइनली सब कुछ सही हुआ। सो द प्लांट वेंचर वॉज फ्रूटफुल, दिस इज द इमोशन बिहाइंड द एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप समझो, मीनिंग नहीं पूछा है, एक्सक्लेमेशन का यूसेज पूछा है। सो दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। क्या है वो? ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, द प्लांट वेंचर वॉज फ्रूटफुल। डन, ओके। So this is how आपके सारे questions of the literature portion end. This is how the sample question paper ends. And I hope ये पूरा question paper देखने के बाद like the previous video and this video आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि अगर हम पढ़ के जाएंगे तो कोई question ऐसा नहीं है जो आप attempt नहीं कर सकते हो, because most of the questions तो वही थे जो मैंने आपको practice कराए हुए हैं. There were 2 to 3 questions जो आपको दिमाग यूज़ करना है कि क्या reason है,
क्या कॉज है, क्या फर्दर करता है मीनिंग को, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है. सो दिस इज हाउ ईजी द द सैम्पल क्वेश्चन पेपर इज, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं. डन. ओके, बट बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एक और चीज़ है जिसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स से कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, व्हाट यू डू इज, आप यूट्यूब पे जाते हो, यू सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन्स, you search for the particular topic, the playlist or the class, whatever you want to study from, and आप उससे उस वीडियो पे पहुंच जाते हैं, the respective वीडियो. बट कभी कभी होता है दैट बाय चांस आपको कोई वीडियो तो इतना ईजिली नहीं मिलता है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो. क्या करना है आपको उसके लिए? यू हैव अ ब्यूटिफुल सोल्यूशन, दैट इज यू कैन विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. क्या कर सकते हैं उसके लिए? आपको जाना है गूगल पे, टाइप magnetbrains.com लिखा हुआ है एज इट इज, आपको मेंशन करना है. एज यू विल ओपन द वेबसाइट, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. जैसे ही आप इस पेज पे ध्यान से देखेंगे, आपके सामने सारी क्लासेस मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. तो आपके सामने सारी क्लासेस एक ऑर्डर में मेंशन है. आप बस क्लिक करो, आपके सामने उस पर्टिकुलर क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10, क्लिक ऑन क्लास 10, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश, आई होप सो. तो आप क्या करेंगे? आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इंग्लिश के सारे सेक्शंस आ जाएंगे. लाइक हमने रीडिंग पढ़ा हुआ है, पैसेजेस पढ़े हुए हैं. यू हैव राइटिंग सेक्शन, लेटर्स, नोटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू हैव द लिटरेचर पोर्शन, फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स. व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी पढ़ना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन इट. सपोज फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि चलो भाई मैं चैप्टर्स रिवाइज कर लेता हूं, तो मुझे करना है फर्स्ट फ्लाइट का सबसे पहला चैप्टर, लेटर टू गॉड रिवाइज. जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट फ्लाइट एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड, एंड यू विल गेट इट्स वीडियो एक्सप्लेनेशन. नाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम इट, टेक द नोट्स एंड यू आर डन विद द चैप्टर. नाउ वंस यू आर डन विद दिस, आपको लग रहा है चलो भाई मैं इसके से एनसीईआरटी सॉल्यूशन रिवाइज कर लेता हूं, या एक्सट्रैक्ट बेस कर लेता हूं, या एमसीक्यूज कर लेता हूं. व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन एंड अगेन आपके सामने जो है सारे सेक्शंस होंगे. क्लिक ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू विल गेट द वीडियो. बट इफ यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट और द क्लास, देन क्लिक ऑन द बैक बटन. अगेन वही ऑप्शंस हैं, जस्ट फ्यू क्लिक्स एंड यू विल रीच द रिस्पेक्टिव वीडियो. सो दिस इज हाउ easy it is. I hope you will opt this. Done? Okay. So with this, we have finally come to an end of the detailed solution of sample question paper. This particular video was specifically referring to the literature section, but इसके पहले वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर नहीं चेक किया है वो वीडियो, आई होप आपने पढ़ लिया उससे. नहीं किया है कोई बात नहीं, चले जाना. यू विल गेट रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर के सारे सोल्यूशंस. एंड इफ यू फील सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए, आई मेड इट क्लियर फॉर यू, देन डेफिनेटली गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो. ऑल्सो शेयर द वीडियो विद एज मेनी क्लास 10 स्टूडेंट्स एज यू कैन, सो दैट सभी को सैम्पल क्वेश्चन पेपर के राइट आंसर्स विथ राइट discussion and right explanation मिल जाए. Then share the video with them. Also share about Magnet Brains with as many students as you can, so that सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो, क्या करना है उसके लिए? Subscribe to Magnet Brains. So with this, we have come to an end of this particular video. But yes, in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.